लास्ट क्लास डाउट? कोई डाउट ही नहीं है? सी हाउ गुड आई एम. चल रहा है. इसको 21 करके यहाँ दे देला. कल हैंड आउट उसी से लेने हैं जिसको ये एसी के रिमोट नहीं दे रहा. याद है भाई? इनकी कौन सी सरकार है? वापस नहीं करेंगे तो कहाँ जाएंगे ये बता. तो योगी बाबा की सरकार है. चलो, लास्ट में भी डिस्कस्ड लास्ट क्लास सिग्निफिकेंस ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर. 30 seconds to revise, then I'm going to ask. हो गया फिनिश? चलो, पेस्टल में लीगल को हटा के इंटरनेशनल डाला है बस. स्टार्ट फ्रॉम पॉलिटिकल. फर्स्ट वन, सब पॉइंट्स. वोट बैंक. नेक्स्ट, इंक्रीजिंग द वोट बैंक विच लीड्स टू, थोड़ा और आगे आगे चलेंगे कि वोट बैंक आएगा तो दैट सोशल कॉन्ट्रैक्ट स्ट्रांग होगा and it may also lead to more expenditure done by the government, improve in the HDI, etc. and all. Next level. Next, after vote bank, coalition politics. So local issues are being reflected at the central level. Next, loan waiver will further increase the fiscal deficit and burden on the government, will decrease the fiscal space. Fiscal space समझते हो? Amount of money available with the government to spend, that is known as fiscal space. And what else? Protest and all, regional issues and all, and regional issues will leads to dilution of social fabric और social capital. जो होता है ना, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना होता है सारे सेक्टर्स का बना के, एटसेट्रा एंड ऑल दिस थिंग्स, उसमें डाइल्यूशन हो जाएगा, विच विल फर्दर लीड टू इनइफेक्टिव गवर्नेंस, लेस ट्रस्ट ऑन द गवर्नमेंट, एटसेट्रा एटसेट्रा. पॉलिटिकल फिनिश. सोशल, इंक्लूसिव ग्रोथ, बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट एंड एसडीजी नॉर्म्स. नेक्स्ट, देखना नहीं है, बिना चीटिंग बताना है, बंद कर दे उसको. हेल्थ एंड पॉवर्टी एंड न्यूट्रिशन एंड एम्प्लॉयमेंट एंड migration further leads to XYZ, feminization of agriculture, feminization of poverty and etc. इसको अभी चीटिंग करना है, गलत बात. नेक्स्ट, ओके. पेस्टल, पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक. अबे सोशल हो तो गया. हाँ, इकोनॉमिक में फिस्कल डेफिसिट, लेस फिस्कल स्पेस विद द गवर्नमेंट, विच विल लीड टू मोर फिस्कल डेफिसिट. से क्या होता है उससे? फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल टू बोरोइंग. अरे नहीं, फॉरेन एक्सचेंज तो बहुत नैरो पॉइंट है. हाँ, एक तो इंटरेस्ट बर्डन इंक्रीज हो जाएगा, प्लस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बढ़ जाएगा और कैपिटल एक्सपेंडिचर डिक्रीज हो जाएगा, विच विल डिक्रीज द प्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ द इकोनॉमी. एंड अदर सेक्टर्स में कम एक्सपेंडिचर होगा एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट कम हो जाएगा, खत्म नहीं होगा, कम हो जाएगा. अरे क्रेडिट रेटिंग तो पॉलिटिकल है दोस्त, उसका इससे क्या लेना देना. इतना बहुत है. कितना हिंदू पढ़ के बताओगे? सब नेगेटिव कम्युनिस्ट एंड ऑल. एनीवेज, अब मैं जी न्यूज का न्यूज़पेपर पढ़ता हूं. हाँ, पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक. और क्या है? व्हाट एल्स इन द इकोनॉमिक? कर्मा इज अ डैश. सुना है? सो आई स्टार्टेड टेकिंग क्लासेस सिंस 2015 के आसपास से स्टार्ट किया था. Since 2015, I'm criticizing or I'm making fun of Punjab Kesari. And after 7 years, now I have to take a place which is owned by Punjab Kesari. Building
in which I have to take a place, and the whole building is now owned by Punjab Kesari. इतना क्रिटिसाइज किया है, लग रहा है अब सब वापस आ रहा है. एनीवेज नेक्स्ट, और क्या इकोनॉमिक में? फॉरवर्ड बैकवर्ड लिंकेजेस एंड जो तूने मिस कर दिया, जो कल समझाया था. नेक्स्ट, इसी में है क्या गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स? फ्लैगशिप स्कीम्स इसी में, इंपॉर्टेंट फॉर फ्लैगशिप स्कीम्स, मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत एटसेट्रा एटसेट्रा एंड ऑल स्टार्टअप. ठीक है ठीक है. एंड इन्फ्लेशन मेजर, ये कैसे बोल सकते हो? ठीक है, फिनिश करते हैं इसको. टेक्नोलॉजिकल, सो अर्ली अडॉप्टर्स create demands for all these 1 2 3 4 5 6. And next, international, WTO, BOP, ये तो सब जानबूझ के करता है, अब मैं पकड़ाऊंगा नहीं. नेट एक्सपोर्टर ऑफ ग्रेन्स, सिर्फ एक्सपोर्टर ऑफ ग्रेन्स नेट की. हाँ ठीक है, एक्सपोर्टेबल सरप्लस, सो फॉरेक्स लेके आएगा. डिक्रीजेस लेबर, इंक्रीजेस प्रोडक्शन, किसमें? तो टेक्नोलॉजी तो खत्म हो गया पहले ही, अपन इंटरनेशनल में चल रहे हैं आजकल. ठीक है, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी विल बी देयर, मोर सोवरेनिटी, इंक्रीज फार्मर्स इनकम, सो इंक्रीज इन जनरल पर कैपिटा इनकम ऑफ द इकोनॉमी. लास्ट क्या था? एनवायरमेंट, यूट्रोफिकेशन, लैंड यूज चेंज एंड फॉरेस्ट्री, ग्राउंड वाटर डिग्रेडेशन एंड बायोमैग्निफिकेशन. बाकी तुम कर लोगे. चलो वो फिनिश हुआ. नाउ टेल मी, इनपुट लेवल पे क्या है, प्रोडक्शन पे क्या है, पोस्ट प्रोडक्शन पे क्या है? व्हाट ऑल आर द इनपुट्स ऑफ एग्रीकल्चर? सीड, लैंड, फर्टिलाइजर, सॉइल, वाटर, टेक्नोलॉजी, फाइनेंस, मैकेनाइजेशन एंड लेबर. ऑफ कोर्स लैंड, लेबर, कैपिटल तो ले आएंगे, एंटरप्रेन्योरशिप है ही नहीं अपने यहाँ पे. फिर आया प्रोडक्शन, 5 कंपोनेंट्स. फर्स्ट इज क्रॉप्स. क्रॉप्स में cereals, coarse cereals, pulses, oil seeds, etc. Next is horticulture. What? Horti नहीं है वैसे. अच्छा, apologies. Fisheries, aquaculture and marine. Next, livestock. उसमें क्या? Dairy, poultry, sheep, whip and all. Next, sheep. Horticulture, in which we have fruits and vegetables majorly. Floriculture, medicinal and all. And last is others. कब से आ गया? फॉरेस्ट्री. तो कुछ नहीं है तो जोड़ दे. लास्ट पोस्ट प्रोडक्शन, उसमें क्या? स्टोरेज हो गया सबसे पहले, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, वैल्यू एडिशन हो गया, फूड प्रोसेसिंग हो गया, मार्केटिंग हो गया, एक्सपोर्ट्स हो गया. वो ठीक है, नीचे वाला चलेगा. और कुछ बचा है क्या? चलो ठीक है, समझदार बच्चों, पढ़ रहे हो. ये पढ़ा है कुछ? घर जाकर रिवाइज किया था? कौन कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं प्रोडक्शन में, प्री प्रोडक्शन में, पोस्ट प्रोडक्शन में? ये अपन ने देख लिया. 50 से 51 में फॉरेस्ट था 14%, अब 24% हो गया है. नेट सोन एरिया इंक्रीज फ्रॉम 42% टू 45%. ये क्या है? मेजर क्रॉप्स में क्या चेंज हुआ है? इसको भी लिख लेते हैं. लिखा है कि नहीं लिखा है? लिख लो फिर. न्यूट्री सीरियल्स डिक्रीज हो गए हैं एज वी नो. एरिया अंडर कल्टीवेशन होगा ना कहीं पे, फैक्ट्स में पढ़ा रहूंगा, वहां पे डाल दो दैट न्यूट्री सीरियल्स डिक्रीज्ड इन 10 years. फैक्ट लिखना है तो लिख लो, रेलेवेंट इतना खास है नहीं. इलेवन था ना 18-19 में, अब 10 हो गया होगा फर्दर. सो 15% था. पल्सेज इंक्रीज हुआ है, फैक्ट्स रेलेवेंट नहीं है. कॉटन इंक्रीज हुआ है, बस आई थिंक बाकी सब सेम है. सो ओनली 3 वी आर गोइंग टू रिमेंबर. फर्स्ट वन इज न्यूट्री सीरियल्स डिक्रीज, बाकी दोनों इंक्रीज, pulses and cotton. For any other type of crop सेम रखेंगे. सो वी आर गोइंग टू रिमेंबर ओनली 2. एक कॉमन सेंस से आ जाएगा, न्यूट्री सीरियल्स इट इज रिगार्डेड एज द पुअर मेंस फूड ग्रेन एंड ऑल. सो कॉमन सेंस कर देंगे वो डिक्रीज हो रहा है, इतना रिम्यूनरेटिव नहीं है, सो वो डिक्रीज हुआ, बाकी दोनों इंक्रीज हुए.
ओके, ऑपरेशनल लैंड होल्डिंग हैज फर्दर डिक्रीज, अब तो और भी डिक्रीज होके 1.08 हेक्टेयर्स हो गया. क्वेश्चन आए स्टडीली डिक्रीज, एकदम यस. इन प्रीलिम्स इफ दे आस्क यू अ क्वेश्चन दैट द पर होल्डिंग पर कैपिटा हैज डिक्रीज्ड स्टडीली, तो यस इट हैज डिक्रीज स्टडीली. एब्सोल्यूट टर्म में भी डिक्रीज हुआ. ये तो अपन ने शायद देख लिया था, देखा था क्या? ये भी नहीं देखा. फाइनल एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस लिख लो और प्रेजेंट डे लिख लो. एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस कितना था? द शेयर ऑफ एग्रीकल्चर वाज, व्हाट इज द शेयर ऑफ सर्विसेज सेक्टर टुडे? वो सर्विसेज में वो थोड़ा ज्यादा है, उसको कम कर लेना, ठीक है. सो कहीं शेयर लिखा था ना, फैक्ट लिखा था शेयर एंड एम्प्लॉयमेंट, उसके आगे इंडिपेंडेंस और डाल दो बस. एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस एग्रीकल्चर वाज कंट्रीब्यूटिंग 52-53%, जो आज शेयर जो सर्विसेज का है. सर्विसेज सेक्टर वाज कंट्रीब्यूटिंग 30%. बाकी माइनस कर लेना, याद क्यों रखना है? हर चीज थोड़ी याद रखोगे तो बहुत है. ये देख लिया था अपन ने, स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन. चलो इसकी कहानी सुनाते हैं, फिर आएंगे फैक्ट्स एंड फिगर्स में. पहले कहानी सुनो, बाद में लिखना. सो दिस इज द इवोल्यूशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी विद रिस्पेक्ट टू वेरियस. एनी इकोनॉमी इज डिवाइडेड इनटू 3 सेक्टर्स. एग्रीकल्चर में क्या चल रहा है, इंडस्ट्री और मैन्युफैक्चरिंग में क्या चल रहा है, एंड सर्विसेज सेक्टर में क्या चल रहा है. सो द इवोल्यूशन ड्यूरिंग ऑल दीज ईयर्स, 50s इज टू सिग्निफाई व्हाट वी गेट एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस. 60s to 80s is being regarded as the Hindu rate of growth, when we were growing at less of our potential. Potential was more, but because of the regressive policies of the government, और present day में कहें तो because of the regressive policies of the Nehru, we were not able to grow that much. And finally 1990 onwards. उसके आगे जाएंगे नहीं, 14 onwards में नहीं जाते हैं. Let's not enter into controversies. So 1950s, as we know, first year plan, second year plan पढ़ा होगा, third year plan. So first planning commission के टाइम पे the first 5-year plan focused upon the agriculture sector. फिर 1956 में महालनोबिस मॉडल आया था, इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1956 आया था. So the major focus shifted from agriculture to the manufacturing or industries. This is also the time when Nehru gave this quotation that modern day temples, and he said कि multi-purpose dams and PSUs, they were regarded as the 2 modern day temples. So second 5-year plan focused upon industry, but फिर 62-63 में drought आ गया, famine आया, and lot of loss of life because of no self sufficiency of agriculture. So third 5-year plan के end में ही, if you remember that we have first green revolution आ गया था, जय जवान जय किसान etc and all. So third 5-year plan again focused upon the agriculture sector and industry balanced. 50s में focus was only on agriculture, and usually the Indian economy was rural and non-industrialized, because at the time when we get independence, वो जितने ब्रिटिश कंपनीज आए थे वो वापस चले गए. सो इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं था, प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट भी नहीं था. मैन्युफैक्चरिंग में स्मॉल स्केल इंडस्ट्री चल रहे थे, तब तो एसएससीज का कल्चर था. सो ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज थे और इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन पे फोकस था. इसका मतलब वी वर क्रिएटिंग एवरीथिंग एट होम. We were trying to substitute whatever commodities which we were importing, because we had the colonial hangover of 300 years or systemic deindustrialization of 300 years. So when Britishers came during 17th century, at that time our industrial level was good. Our contribution to the world GDP was more than 20%. उसके बाद धीरे 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 उन्होंने अपने को एक दस्तक वस्तक आपने पढ़ा होगा, and all these that was required. And when we got independence, at the time India was the world hub of exporting raw materials only. So now we had the potential, we had the good past as well. So we started importing, which we started substituting what we were importing for 300 years. So the first focus after independence was import substitution. ये जो भी इंपोर्ट करते हैं सबको बंद कर देंगे, अदरवाइज वापस से ब्रिटिशर्स आ जाएंगे, सब डोमेस्टिकली बनाएंगे. बिग इंडस्ट्रीज थे नहीं तो स्मॉल इंडस्ट्रीज बन रहा था. स्मॉल इंडस्ट्रीज आएगा तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल नहीं आएगा, इकोनॉमीज ऑफ स्केल नहीं आएगा तो एफिशिएंसी नहीं आएगा, तो सब कॉस्टली अपन कंज्यूम कर रहे थे.
सर्विसेज सेक्टर अक्रॉस द ग्लोब वाज नेग्लिजिबल, उस टाइम पे कुछ सर्विस चल नहीं रहा था. फिर आया 60s, 70s, 80s. यू मस्ट बी रिमेंबरिंग द एवोल्यूशन ऑफ WTO ऑल्सो. पढ़ा था ना, उससे पहले तो गैट था. ड्यूरिंग 1940s, 50s वी हैव GATT, GATT etc. and all. But then later on the services sector share has started increasing. 60s में, 70s में, 80s में, फिर उरुग्वे के 10 राउंड्स हुए और WTO बन गया अपना 94-95 के अंदर. So during this time the services sector was focused across the globe. This was also the time of our first level of structural transformation. मतलब अपना एग्रीकल्चरल और मैन्युफैक्चरिंग से सर्विसेज में जाना स्टार्ट हो गया. मैन्युफैक्चरिंग में महालनोबिस मॉडल लेके आए थे, तो बिग बिग PSUs बना रहे थे एंड इट वाज PSU लेड ग्रोथ. सर्विसेज वाज ए नेगेटिव आउटलायर इन बोथ परसेंटेज टू GDP ऑल्सो एंड परसेंटेज फॉर लाइवलीहुड ऑल्सो. एम्प्लॉयमेंट में भी नेगेटिव आउटलायर ही था. मतलब कम ही इंडिया का सर्विस सेक्टर वाज गिविंग टू GDP. अगर आज भी हम देखें, सो ऑल्दो वी से दैट इंडिया सर्विस सेक्टर इज कंट्रीब्यूटिंग 55% टू GDP, but that is still we are not in top 10 in the world. अगर आप वर्ल्ड में एवरेज लेंगे डेवलप्ड कंट्रीज का, तो that is 75%. So we still have a scope of good 20% of increasing the share of services sector. So अभी भी वो कम है, because इंडिया में अभी भी एग्रीकल्चर इज कंट्रीब्यूटिंग 18-19%. So वो जैसे ही कम होगा वो सब सर्विसेज सेक्टर में ही आएगा. इंडस्ट्री एट प्रेजेंट सबका सेम ही चल रहा है. बस इंडिया में क्या हुआ, यूजुअली इंडस्ट्रियल सेक्टर क्या होता है, मैन्युफैक्चरिंग में पढ़ाऊंगा कि इंडस्ट्रियल सेक्टर पहले ग्रो करता है. एक लेवल पे पहुंचने के बाद जब बेसिक इंडस्ट्री सेटअप हो जाते हैं, फिर वहां से सर्विसेज सेक्टर में जाना स्टार्ट हो जाता है. So, अपना जो पीक था वो बहुत पहले आ गया, उसको कहते हैं प्री मैच्योर डी इंडस्ट्रियलाइजेशन. So it was not that India directly shifted from agriculture to services. ऐसा नहीं हुआ. India shifted from agricultural to manufacturing and from manufacturing to services. But हमारा जो पीक था, अब पीक को मेजर कैसे करते हैं, दो चीजों से. What was the share of manufacturing to GDP and what was it was contribution to employment. So that value was very less in comparison to other country. जैसे अगर आप चाइना देखेंगे, so चाइना का पीक आया 50% पे. China's industrial sector was contributing 50% to the GDP of China. And from last 7-8 years you will see कि अब वहां का इंडस्ट्रियल सेक्टर सर्विसेज सेक्टर में जा रहा है. And the companies are relocating now. And that creates an opportunity for India. कि वहां से जो भी कंट्रीज अपनी कंपनीज को निकालेंगे, सो वो या तो आशियान कंट्रीज में सेट करेंगे मैन्युफैक्चरिंग वाला, या इंडिया में सेट करेंगे. बिकॉज मैन्युफैक्चरिंग इज अ no, manufacturing causes lot of pollution. So ये यूरोपियन यूनियन कंट्रीज ने बोला let these poor third world countries handle the manufacturing and industries. We will only import the finished good. अपने पास पैसा है, अपन दे देंगे. फिर चाइना रियलाइज कि now they have reached their peak of manufacturing. Now they want to enter into services sector. अब सर्विस सेक्टर में यूरोपियन कंट्रीज एंड US का ऑलरेडी हेजीमनी है, तो उसने बोला चलो अब कोविड लेके आते हैं. So that the moment COVID came and the global supply chain deteriorated, and then China started exporting, ये सब कहानी सुना रहा हूँ, seriously मत लेना. And then China started exporting their low quality of Covishield, Wheel, etc. and all, PPE kit and all, ये सब दिया. And then the European countries realized that manufacturing also do exist. So now China is increasing its share of services sector, and European Union is increasing its share in the manufacturing sector. Anyways, कहानी खत्म. So coming back to 1990 onwards, when we got 1991 LPG reforms, so at the time there was no second structural transformation, or not fully second structural transformation. Half तो हुआ, कैपिटल तो चला गया मैन्युफैक्चरिंग से सर्विसेज में, बट ह्यूमन रिसोर्स नहीं जा पाया. मैन्युफैक्चरिंग का शेयर तो सेम ही है इन इंडिया फ्रॉम लास्ट 30 years, सेम 15-16% के आसपास में चल रहा है. नाउ सर्विसेज बिकेम पॉजिटिव आउटलायर in terms of value addition, मतलब in terms of GDP. So GDP तो ज्यादा है, but employment अभी भी कम दे रहा है वो. So 30% population को ही consume कर रहा है वो सिर्फ employment में, which actually is the reason behind jobless growth. सुना था एक कीवर्ड that India has faced jobless growth during देखो इंडिया ग्रो कब हुआ, 2000 onwards. So 2000 से 2008-9 लगा लो आप, जब ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आया,
दिस वॉज रिगार्डेड एज द गोल्डन पीरियड ऑफ इंडियन इकोनॉमी. सब बढ़िया चल रहा था एकदम. ऑल द इकोनॉमिक पैरामीटर्स इफ यू विल सी, फिजिकल डेफिसिट बहुत कम था, रेवेन्यू डेफिसिट एंड ऑल दिस थिंग्स बहुत कम था, बैलेंस ऑफ पेमेंट पॉजिटिव में थे हम. 2004 वाज व्हेन इंडिया बिकेम पॉजिटिव इन बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड करंट अकाउंट. Then later on, and बाकी credit to GDP and all, सब कुछ था. Tax to GDP was increasing, investment in the economy is increasing, savings to GDP was increasing. During this time, everything was doing really good. फिर 2008-9 आया, global financial crisis आया. Without any mistake of India, India faced a lot of issues because we were connected to the world. फिर 2013-14 तक वो प्रॉब्लम आया. देन मोदी जी केम, तब 14, 15, 16 अच्छा चला. फिर एडवेंचरिज्म का फेज आया. सो 16 में एक द बिगेस्ट स्ट्रक्चरल रिफॉर्म टू अबॉलिश द ब्लैक मनी आया. फिर उससे थोड़ा रिवाइव किया तो फिर जीएसटी आया. फिर उससे थोड़ा रिवाइव किया तो चाइना आया, चाइनीज वायरस. एंड देन फाइनली नाउ वी नाउ अगेन द वर्ल्ड इकोनॉमी हैज चेंज एंड वी want to become relevant for the world by connecting to global supply chain. So now global supply chain जो चल रहा है उसके अंदर अपने को relevant बनना है. अब प्रॉब्लम ये है कि now 30% पॉपुलेशन ही वो कंज्यूम कर रहा है और 52-53% दे रहा है. सो इंडिया में जीडीपी तो बढ़ गया बट पर कैपिटा इनकम एटसेट्रा एंड ऑल नहीं बढ़ा, एम्प्लॉयमेंट शेयर नहीं बढ़ा. अभी भी एट प्रेजेंट मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन इज डिपेंडेंट अपॉन एग्रीकल्चर सेक्टर विच इज हैविंग लेस स्किल. So positive outlier in value addition, negative in the employment, though in low middle income emerging country is there. So it means we are comparing ourselves with the emerging countries. यही कहानी था. देख लो, पढ़ लो, एक बार देख लो. मैसेज क्या? ओहो, मुझे लगा पता नहीं क्या चाहिए. लो, देख रहे हैं, तू हैंडआउट के लिए बोलता, फोन ले जाता मेरा. थोड़ा वैल्यू समझ, कल से आर्ग्यू करना ही नहीं है उससे. समझ रहा? फोन उससे क्या ही फर्क पड़ता है? गुम हो गया तो लॉक. तू फीस बढ़ाना थोड़ी सी. नीव जो है ना, जीएस फाउंडेशन बहुत बढ़िया कोर्स है, एक बार एडमिशन लेना थोड़ा सा. उसमें भी हम नया ला रहे हैं 3 years वाला, ओनली 2.5 lakhs. हाँ, अनलिमिटेड हो गया वो. हाँ, मैं नहीं बोला, बड़े बच्चे बोल रहे थे सर एक बार लेते हैं अगली बार नहीं लेते हैं. एंड ऑल्सो इट बिकेम, देखो पुल ही देते हैं यार, आपने क्या ही फर्क करना. मैंने पहले भी बताया, यू शुड नॉट बी ए टीचर ऑल्सो एंड द सीएमडी ऑल्सो. वो दोनों ना कॉन्ट्राडिक्टरी हैं, क्योंकि टीचर बनोगे तो सच बोलना पड़ेगा और सीएमडी को शॉप भी चलानी है. सो वो प्रॉब्लम आ जाता है उसके लिए. सो नाउ फाइनली आई डिसाइडेड कि एक बार ले लिया तो 1-2 साल के लिए फ्री दिलाओ यार बच्चों को. ऐसा करके कुछ मैंने दिया था, बाकी उन्होंने अपना बिजनेस मॉडल जो बनाया वो बनाया. ना स्टूडेंट्स है टेक्सटिंग में. अब 18 बैच का कोई बच्चा है, 19 बैच का बच्चा है, 20 बैच का बच्चा है, 21 का है, 22 का है, जस्ट वेरी नेक्स्ट ईयर वाला बच्चा है. फिर वो एक नया फोमो करके मैसेज कर रहे हैं, सर सेम होगा क्या? इवन व्हेन आई एम टेलिंग देम कि यार 70% सेम रहेगा, सर स्टिल सर फियर ऑफ मिसिंग आउट है सर. मैंने कहा आप वो लोग और फिनिश करो उसको. So that is something which they have started. They send me a script also. ये बनाना, वीडियो बनाना, आज यही करवाता लगा. Anyways, इसको फिनिश करो. So now not only for QEP, तो they तो told me कि सब में सेम ही कर देते हैं. लॉजिक भी यही बनता, नहीं बनता? Yes or no? अरे तू ही केजरीवाल है इस पूरी क्लास में, बाकी सब तो वोटर्स हैं. हाँ, तू यूनियन लीडर है, सजेशन तो दोगे. उसको छोड़, वो तो कर ही लेंगे हम. हाँ, बट उसका नेगेटिव भी तो है. लाइफ टाइम लेगा तो बोलेगा चलो अगली बार पढ़ लेंगे, उससे अगली बार पढ़ लेंगे. फिर वो जैसे अनविजन की टेस्ट सीरीज है ना, देते थोड़ी है उसको. क्या बात कर रहे हो यार, 80% स्टूडेंट आई नो जो लेने के बाद देता नहीं है उसको.
क्यों, उसमें तो नेवर एंडिंग है ना, कभी भी लिया एग्जाम से 10 दिन पहले देंगे, 15 दिन पहले देंगे, 20 दिन पहले देंगे। देख काफी सारे बच्चे देते नहीं है, फिर वो टेस्ट होता नहीं है कभी। सो वो लॉस है कि इस बार क्यूईपी चलो नहीं देखा, कोई बात नहीं, अगली बार देख लेंगे, अगली बार ना तो मिलना ही है, तो वो उसका अपना लॉस है ना, इसलिए नहीं था पहले। फिर वो यूपीएससी कहता है, बच्चा कहता है यूपीएससी ने 6 अटेम्प्ट दिए, आप 3 क्यों बोल रहे हो? महालनोबिस मॉडल पूछ रहा है कोई बच्चा, अरे क्या बात कर रहे हो? बढ़ा तो कुछ भी सकते हैं हम, ऐसा मत बोल दो। आई डिक्रीज क्यूईपी की फीस बिकॉज ऑफ स्टूडेंट्स ओनली। आई थिंक 2 years back I increased it to 30,000. The fees was 30,000 and I increased the number of themes as well. More relevant. ठीक है, 15 थीम। वो QEP I consider not as an content वाला part, but it's a kind of empowering the student. एक बार आपको कीवर्ड कैसे यूज करना है, कैसे बनाना है, रियल टाइम में कैसे करना है, फैक्ट्स कैसे यूज करने हैं, एक बार वो आ गया, देन आई थिंक माई वर्क इज डन। बाकी तो मेहनत कर लोगे यार, मतलब दैट इज फ्रेंकली व्हाट आई थिंक। बाकी करना है तो 2025 में देख लेंगे। क्या कह रहा है? 2029? आई नो। फिनिश हुआ? साइलेंस आजकल यस चल रहा है, ये नहीं पता मुझे। अब देखा यहीं से टेम्पटेशन देखो बच्चे का, अरे छोड़ो आज से, तो कल से नहीं आएगा फिर। एनीवे चलो नेक्स्ट चलते हैं अपन की, वाई सर्विसेज बिफोर मैन्युफैक्चरिंग। देयर वाज अ क्वेश्चन इन यूपीएससी, आई थिंक जीएस पेपर 2 में आया था, दैट इंडिया डायरेक्टली शिफ्टेड फ्रॉम एग्रीकल्चर टू सर्विसेज सेक्टर, डू यू एग्री एंड समथिंग लाइक दैट, वेदर दिस मॉडल इज सस्टेनेबल और नॉट। तो उसको पहले समझते हैं कि क्या एक्चुअली इंडिया शिफ्टेड फ्रॉम एग्रीकल्चर टू सर्विसेज। So the answer is, what was the reason? So there was a premature deindustrialization because of both push and pull factors. Migration में you must have seen, there are some push factors and there are some pull factors. So similarly, there are some push factors of manufacturing and there are some pull factors of services sector. Push क्या है manufacturing का? It requires minimum physical infrastructure and capital investment. So अगर manufacturing unit डालना है, then you have to invest some money. एरिया वेरिया लेना है एटसेट्रा एंड ऑन। सर्विसेज में तो नहीं है, 2 डेस्कटॉप खरीदे, बीपीओ ओपन किया, चल गया। सो फर्स्ट इज इट रिक्वायर्स मिनिमम फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कैपिटल इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट वी हैव इज द गवर्नेंस ट्रैप एंड रेड टेपिज्म। सो बिकॉज सर्विसेज एज अ काइंड ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी केम वेरी लेट, सो वहां पे ना वो ब्यूरोक्रेसी ने अपना क्लचेज अभी बनाए नहीं है। देयर इज नो वेब ऑफ लॉज इन केस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। सर्विसेज सेक्टर के अंदर क्या है, देर आर मतलब लॉट ऑफ वेब ऑफ लॉज इन मैन्युफैक्चरिंग, बट सर्विसेज में आया नहीं। सो इफ यू रिमेंबर, सर्विस टैक्स कब आया था? व्हेन ए कंसेप्ट लाइक सर्विस टैक्स केम इन इंडिया। और सोचो थोड़ा सा, हाँ 1994 केम सर्विसेज टैक्स इन इंडिया, बट दैट वाज एप्लीकेबल ओनली फॉर 3 सर्विसेज। फिर धीरे धीरे सर्विसेज बढ़ाया एटसेट्रा एंड ऑल दिस थिंग्स, एंड लेटर ऑन नाउ 2016-17 ऑनवर्ड्स नाउ दे हैव कम अप विद द टोटल लिंकिंग ऑफ सर्विसेज एंड मैन्युफैक्चरिंग अंडर जीएसटी। इसका मतलब आर्टिफिशियल डिस्टिंक्शन बिटवीन मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज हैज बीन अबॉलिश्ड। अब चाहे आप मैन्युफैक्चर करो चाहे सर्विस करो, either you have to pay 5% or 12% or 18% of the GST. So during manufacturing lot of governance trap was there. आपने देखा होगा इंस्पेक्टर आ गया, ये आ गया, वो आ गया, वो सब कंपनीज के ऑफिसेज के अंदर आता था, सर्विसेज सेक्टर में नहीं आता है. आई हार्डली फाउंड एनीबडी विजिटिंग द ऑफिस अदर देन लास्ट 3 साल में. कितना आया होगा, बस 4-5 इंस्टेंसेज हुए होंगे बस. हैड दिस बीन इन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी एवरी डे और एटलीस्ट वंस इन ए वीक तो फिर फिक्स्ड है. सो गवर्नेंस ट्रैप है और रेड टेपिज्म है. सो एज एन इन्वेस्टर इफ यू हैव, फॉर एग्जांपल इफ ही इज हैविंग 100 crore rupees, so he loves to go to services sector instead of going to the manufacturing. कौन वहां पे पड़ेगा, सर्विस जाएंगे, मोर रिटर्न मिलेगा. Then the advent of robotic age and automation. So मैन्युफैक्चरिंग में जो लेबर था उसका डिमांड कम हो गया, सो अपने आप उसका शेयर कम हो गया. Then we have trade liberalization and cheap imports. So rather than manufacturing or producing the goods in India, we started importing.
दे वर चीप ऑल्सो, चाइना से बनने लग गया. सो इंडिया कभी उतना ऊपर गया ही नहीं इन शेयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर. देन केम्स डिक्लाइन इन द इनोवेशन ऑल्सो. अपन कॉपी पेस्ट करने लग गए, वहां से आता रिवर्स इंजीनियरिंग किया, बना दिया. इसको कहते हैं लेस वैल्यू एडिशन इन द मैन्युफैक्चरिंग गुड्स एज वेल. ऑल्सो इट इज नोन एज होलोइंग आउट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग. होलोइंग आउट का मतलब है खोखला होना. सो जो भी कमोडिटीज हम इंपोर्ट कर रहे थे उसमें वैल्यू एड नहीं कर रहे थे, डायरेक्टली बाय किया और यूज कर दिया. सो देयर वाज एन होलोइंग आउट ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर. देन डिक्रीज इन प्रोडक्टिविटी ऑल्सो, and which leads to decrease in return also. And last we have is various government policies. For example, it is heavily taxed. Manufacturing is heavily taxed in comparison to services. Then comes the services के pull factors क्या थे? So LPG आया 1991 में, massive easing of FDI, but only in services sector. Manufacturing में इतना easing नहीं हुआ. So lot of FDI came into service. So service sector became more productive. उसका share in GDP बढ़ता चला गया. बैंकिंग आया, इंश्योरेंस आया, टेलीकॉम आया. सो इफ यू रिमेंबर आफ्टर 1991 दीज वर द न्यू सेक्टर्स, न्यू ब्राइट स्पॉट्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी. आप देखोगे 1991 में न्यू बैंक्स को लाइसेंस मिला, फिर 2004 में मिला, फिर 15-16 में मिला. सो बैंकिंग एज एन इंडस्ट्री स्टार्टेड इंक्रीजिंग. इंश्योरेंस हुआ, टेलीकॉम. क्लासिक एग्जाम्पल इन द वर्ल्ड, वी हैव वन ऑफ द चीपेस्ट चार्जेस फॉर टेलीकॉम. एंड इन टेलीकॉम 1990s से लिबरलाइजेशन स्टार्ट हुआ था. देन केम एलिमिनेशन ऑफ गवर्नमेंट मोनोपोली. अर्लियर सर्विसेज सेक्टर वाज हैविंग द मोनोपोली ऑफ गवर्नमेंट. उसके बाद में गवर्नेंस का फिनोमिना आया. इफ यू रिमेंबर द कंसेप्ट ऑफ गुड गवर्नेंस जो वर्ल्ड बैंक ने दिया था, वो 93-94 में आया. सो द मोनोपोली ऑफ गवर्नमेंट हैज बीन एलिमिनेटेड एंड एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इंडिपेंडेंट रेगुलेटर्स. अब जितने भी रेगुलेटर्स देखोगे, मेजर रेगुलेटर्स इंडिया में अदर देन आरबीआई, all of them were established during late 1980s, 1990s और 2000 के अर्ली में. कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया लगा लो, सेबी को स्टैट्यूटरी स्टेटस लगा लो, इडा लगा लो, ऑल दीज रेगुलेटर्स वर सेट अप लेटर ऑन. सीवीसी लगा लो. देन डिमांड फॉर सर्विसेज ऑल्सो इंक्रीज. व्हाई इट इंक्रीज? बिकॉज मिडिल क्लास इंक्रीज हुआ. मिडिल क्लास इंक्रीज हुआ तो सर्विसेज सेक्टर का शेयर इंक्रीज हुआ. प्लस changing government expenditure also. Earlier the government was providing or setting up of, if you remember 1970s and 80s में government was indulged into manufacturing. रेडियो भी गवर्नमेंट बना रहा था, टीवी भी गवर्नमेंट बना रहा था, सॉल्ट भी गवर्नमेंट बना रहा था, वॉच भी गवर्नमेंट बना रहा था. बट आफ्टर 1990s वो रिवर्स हो गया. So now government has backtracked from setting up of manufacturing units and started giving into the services sector. Then comes increasing productivity of manufacturing and agriculture. अगर सर्विस सेक्टर अच्छा है तो क्या करोगे आप अपना एक मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम बनाओगे जहां पे आप ट्रैक रिकॉर्ड रखोगे. जैसे सपोज करो एक फार्मा की शॉप है. अब फार्मा की शॉप को अपना जितना भी कमोडिटीज रखा है उसको कहीं मेंटेन करना पड़ता होगा. ही और शी मस्ट बी रिक्वायरिंग वन सॉफ्टवेयर जहां पे वो सारा ट्रैक रिकॉर्ड रखेगा. वो क्या है? वो सर्विसेज सेक्टर है. 1990s के बाद मोबिलाइजेशन इंक्रीज हुआ, ट्रांसपोर्टेशन इंक्रीज हुआ, रेलवेज इंक्रीज हुआ. ये सब क्या है? ये सब भी सर्विसेज सेक्टर है. सो टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड एग्रीकल्चर ऑल्सो वी रिक्वायर सर्विसेज सेक्टर. सो ये अपने आप तो बढ़ ही रहा था, जैसे जैसे ये बढ़े सर्विसेज सेक्टर फर्दर इंक्रीज. एंड देन फाइनली चेंजिंग रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. वर्ल्ड में भी चेंज हुआ. वर्ल्ड बिकेम मोर कनेक्टेड. अब मोर कनेक्ट होगा तो सर्विस सेक्टर से डिपेंडेंट होगा, बीपीओ, केपीओ एटसेट्रा एंड ऑल दिस थिंग्स. एंड लास्ट, इंडिया हैज बिकम एन अट्रैक्टिव आउटसोर्सिंग डेस्टिनेशन. सो इसको इस बार लिख लो, देख लो, पढ़ लो, समझ लो. $96 नहीं बेटा, 94. नहीं, बिल्कुल नहीं. ये तो मेन ही पूछेगा ना, और जो मेन पूछता है उसमें कभी डायग्राम नहीं बनाते. डायग्राम हमेशा जो नहीं पूछा है उसी का बनाना है. क्या है? होमवर्क में डालो. कितना मुझसे पूछोगे? हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ भी डालो एंड हाउ इंडियन इकोनॉमिस्ट वी नेगेटेड दैट वी नेवर हैड हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ.
So, क्या हुआ था ड्यूरिंग 1970s एंड 80s, गवर्नमेंट पॉलिसीज ऐसे थे कि अपन ग्रो कर ही नहीं पाए. उसको वर्ल्ड इकोनॉमिक्स में क्रिटिसाइज करते हैं हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ. बट वी सेड कि हम एक इन केस ऑफ इंडिया वी वर socialist economy. Our economic or our efficiency should not be counted only as economic efficiency. We should also focus upon the social efficiency. जैसे अभी भी अगर आप देखेंगे, so why across government services IAS is at the top? Why not the specialist? ये तो सुना होगा ना, स्पेशलिस्ट वर्सेस जनरलिस्ट का जो इशू चलता है. वो प्राइवेट सेक्टर वाला कहता है क्या IAS बाबू इसको कुछ नहीं आता है, उसको क्यों बैठा रखा है टॉप पे? They have less knowledge. That is true also. Because you cannot be mastered in all the work which you are doing. So IAS are basically good managers, but managers are not specialists. But still, why IAS are at the top? Other than the reason that they are not sharing their power with anybody. But still, उसमें कोई ऐसा revolution क्यों नहीं आया? They affect everything. मतलब वो तो इकोनॉमिक सेक्टर भी, फाइनेंस सेक्रेटरी क्या मिलेगा तेरे को? IRS थोड़ी होगा, IAS ही होगा. ऐसा क्यों है? मतलब क्या रैशनैलिटी है कि IAS बाबू 5,000 लोग की लॉबी इतनी स्ट्रांग कैसे है? अदर देन द प्रीवियस कुछ इसमें रीजनिंग है क्या? एक्चुअल रीजनिंग दिखती है कुछ इसमें कि क्यों वो टॉप पे बैठे? तो IPS भी है. आने कैसे नहीं देते? मोदी बाबा चाहेंगे कुछ भी आ सकता है. वो तो फेल हो गया. नहीं नहीं, हाँ, बिकॉज इंडिया में इकोनॉमिक एफिशिएंसी नहीं देख रहे हैं अपन. इकोनॉमिक एफिशिएंसी देखता है प्राइवेट सेक्टर, जिसको मैटर करता है प्रॉफिट. इन केस ऑफ ब्यूरोक्रेसी व्हाट वी नीड इज सोशल एफिशिएंसी एज वेल. अदरवाइज डू यू रियली थिंक एक इलेक्शन डालने के लिए आप घर लोगों के घर पे जाओ, दैट टू 200 किलोमीटर अवे? मेक नो सेंस. ऑनलाइन ले लो. बट इंडिया इज अ सोशलिस्ट इकोनॉमी मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन. वेलफेयर स्टेट से मतलब वो तो मेंशन नहीं है, बट सोशलिस्ट इकोनॉमी मेंशन है. सो बिकॉज इंडिया इज अ सोशलिस्ट इकोनॉमी, सो इफ यू हैव 100 रुपीज एंड देन यू हैव टू स्पेंड, you cannot quantify that 100 rupees only in terms of the economic gains. You also need to consider the social gains. और वो IAS को ही एक्सपोजर मिलता है बस. IRS वाले ने तो कभी देखा नहीं है, IPS वाले ने कभी देखा नहीं है लॉ एंड ऑर्डर से ऊपर. प्राइवेट सेक्टर तो देखेगा ही नहीं. So as an IAS officer only you have the expertise or exposure of working with different sectors. आप DC बने हो या DM बने हो, then you handle everything. हॉस्पिटल भी आपको अल्टीमेट देखना है, एक्सीडेंट भी आपने देखना है, VIP भी आपने देखना है, एजुकेशन भी आपने देखना है, वैक्सीन भी आपने देखना है, ओल्ड एज भी देखना है, इवैक्यूएशन भी देखना है, सब आपने देखना है. सो यू विल हैव दैट एक्सपोजर की इन केस ऑफ 100 रुपीज स्पेंडिंग, वेयर शुड आई स्पेंड इट? थ्योरी में तो यही है एक्सप्लेनेशन. हाँ हिंदू राष्ट्र है हमारा. हिंदू सरकार नहीं दी मतलब कहां? सोशलिज्म और कांग्रेस को तूने लेफ्ट बता दिया. कांग्रेस विल बी वेरी हैप्पी. अभी तू माइक ऑफ करके डिस्कशन चाहे तो कर सकता हूं. ऑन करके थोड़ा मुश्किल है कि हिंदू नाम क्यों दिया. फिनिश हो गया है तो क्या डिस्टर्ब करते हो सर? क्या कह रहा है ना? तू ही डिसाइड कर लेना क्या पढ़ाना है मुझे. तुझे तो बड़ा दुख लग रहा होगा ना अनलिमिटेड QEP का. यू टुक प्रीवियस बैच ऑफ QEP ऑल्सो ना? दोनों के पैसे दिए? ओ बट तूने देखा भी. अच्छा अच्छा. मोह माया अलग से एक एग्जाम होना चाहिए कीवर्ड्स का. कीवर्ड सिर्फ 80 से 100 ले जाएगा. क्वेश्चन ये कंटेंट ही नहीं आएगा तो लिखेगा क्या? सिर्फ कीवर्ड्स.
Sorry, public administration, changing shape of public administration. Okay, बताओगे क्या? कुछ पढ़ के आए हो? बोलते जाओ फिर. नो ना, यहां से शुरू करो ना. शेयर ऑफ एग्रीकल्चर इन जीवीए 18-19% के आसपास में है. ग्रोथ रेट छोड़ दो. ट्रेंड विद इन द एग्रीकल्चरल सेक्टर, क्रॉप्स कितना है? 60%, लाइव स्टॉक 30%, फॉरेस्ट्री, लॉगिंग एंड फिशरीज 5-6% के आसपास में. देन शेयर ऑफ एग्रीकल्चरल वर्कफोर्स इन द टोटल वर्कफोर्स 44-45%. मैन्युफैक्चरिंग 16-17%. Industries is what you are saying. And then services sector is 30%. अच्छा, अब रियलाइज हुआ. इट्स लाइक जीसी लियोंग. एवरी टाइम यू रीड जीसी लियोंग यू कम अप विद, अच्छा ये कहना चाह रहा है वो. जीसी लियोंग इज लाइक दिस ओनली. पढ़ा सुना जीसी लियोंग? एक ज्योग्राफी की बुक है. अच्छा, हो सकता. देन शेयर ऑफ लैंडलेस लेबरर्स 55%, increased by 5 times since independence. Or tenant farmers 15%. Good. Then rural households still dependent primarily on agriculture 70%. Gross capital formation 15-16%. Private sector investment 98. उसमें से corporate का है 2-3%, बाकी सब farmer का है. Public sector investment 2-3%. Net sown area 45%, that is 145. तो टोटल ज्योग्राफिकल एरिया कितना हो गया? फर्क ही नहीं है यार, क्या पूछ रहे हैं सर? टोटल ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया 32.7 लाख करोड़. कौन से यूनिट कर रहा है? क्या चल रहा है? 3,27,000 तक. क्या यूनिट्स दे डू मैटर इन दिस वर्ल्ड. 32 लाख. अच्छा, उस वो तो कोई बात नहीं, वो 327 कर देंगे. अच्छा ये बताओ, उसमें से लैंड कितना है और वाटर कितना है? होगा ना कंटिग्यूअस जोन से पहले वो अपना टेरिटोरियल वाटर. टेरिटोरियल वाटर है ना अपना ही तो काउंट होता है, अपनी ही तो टेरिटरी है. नॉटिकल. तुम खेल लो आराम से. मैं एरिया पूछ रहा हूं. एरिया समटाइम्स इज नोन एज लेंथ इनटू ब्रेड. ऐसा काउंट कर लो, आप कर दो. यू हेल्प योर सेल्फ. कह रहे 7,000 इंटू 12 कर लो. तुम भी करके बताओ. तो ये जो 3, अगर 328 अज्यूम कर लो, 327 पॉइंट समथिंग है, ठीक है. तो जो लैंड है उसमें से वो है 300 और जो वाटर वाला एरिया है वो है 28 के आसपास में, ठीक है. अब उस 328 का 45%, दैट इज 145, वो हो गया अपना नेट सोन एरिया, और 195 हो गया ग्रॉस सोन एरिया. फिर फॉरेस्ट एरिया कितना है? 24%, इंक्रीज फ्रॉम 14% सिंस इंडिपेंडेंस. पास्चर्स, ग्रोव्स छोड़ दो. कल्टिवेबल वेस्ट 4-5%, ये पोटेंशियल है अपना, इसको काम कर सकते हैं. बैरन एंड अनकल्चर्ड 8-9% नहीं था ये? अच्छा, फेलो लैंड 9% है, बैरन वाला 4-5% है. ठीक है, नेक्स्ट आते हैं एरिया अंडर कल्टीवेशन. सो फूड, ग्रेन एंड ऑल, ये 50, अच्छा लिखा हुआ है 50% है. उसमें से सीरियल्स है 40, कोर सीरियल्स 10, पल्सेस 15, ऑयल सीड 13, शुगर केन, कॉटन 3%, 7. तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लेना, प्री में आ सकता है ये. देन ऑपरेशनल होल्डिंग, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स 85%, एवरेज होल्डिंग 1.08, एंड 2 to 10 हेक्टेयर्स, लेस देन 2 तो हो गया, 2 to 10 हेक्टेयर्स 15%, बिकॉज मोर देन 10 हेक्टेयर तो 0.5% है. सो 13, 14, 15% के आसपास में है. फीमेल लैंड होल्डर्स 15%. इनकम इनइक्वालिटी इन एग्रीकल्चर सेक्टर अपने आप देख लेना. डिस्ट्रेस इन एग्रीकल्चर सेक्टर, इम्पावरिश्ड फार्मर्स, ठीक है. फार्मर सुसाइड
प्लस देख लेना 3 लाख इन लास्ट 20 ईयर्स. कैसे करेगा बाबा? 12,000 एवरेज है तो एक साल में कितने मार देगा? इन लास्ट 20 ईयर्स 3 लाख के आसपास में है. एंड देन एग्जिट फ्रॉम एग्रीकल्चरल सेक्टर, उसमें मीडियन एज लिख देना कि 59 है मीडियन एज ऑफ एग्रीकल्चरल फार्मर. देन फूड ग्रेन प्रोडक्शन more than 300 million tons. Horticulture 340 million ton, which is more than food grain since 2012-13. Yield 2000 kg per hectare है. 50% लिखा नहीं है, मैंने लिखवाया था बट एक्स्ट्रा. 2000 kg per hectare है इंडिया का एवरेज yield. And 50% less than China, 30 to 60% other economies. Food grain में food crops. Then competitive advantage, India agriculture sector, we have various land, largest arable land in the world. Climate soil, देख लेना 46 out of 60, agroclimatic region and all. Copenhagen याद है? कौन याद करेगा उसको? Then we have production, largest producer, second largest production हो गया, but 10th largest exporter. Good. आगे असमेंट नेक्स्ट वेक्स में देख लोगे. अलाइड सेक्टर हो गया था. हॉर्टिकल्चर का नेट सोन एरिया कितना है? 15%, but contributing 1/3, 33% to the agricultural GDP. Production 340. अभी तो बताया हॉर्टिकल्चर. अच्छा मतलब क्या? प्रोडक्शन तो क्वांटिटेटिव टर्म ही हो रहा है आजकल. अगेन ट्राइंग टू डिफेंडिंग समथिंग. ग्लोबल पोजीशन सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर बट लेस. एम्प्लॉयमेंट ये तो मुझे भी याद नहीं है. 20% है. इसे याद तो नहीं आ रहा. देख लिया फिर ठीक है. लाइफ स्टॉक सेक्टर कंट्रीब्यूटिंग टू एग्रीकल्चरल जीडीपी 1/3. कंट्रीब्यूशन टू इनकम छोड़ो. कंट्रीब्यूशन टू लाइवलीहुड देख के बता दे कॉन्फिडेंटली. दिक्कत क्या है इसमें? यू कैन सी, यू कैन चीट एंड से कॉन्फिडेंटली अरे 20% है सर. India's livestock as a percentage of livestock population in the world 20% था ना. अरे नहीं टोटल लाइवस्टॉक कह रहा हूं. आई थिंक 20% था ना. अच्छा ठीक है. डेयरी सेक्टर आई कैन मेक जोक ऑन एनीबडी बट काउ. Just on one YouTube channel, on one video which went to YouTube and all this thing, I was discussing about reservation and the negatives of reservation and the positives of reservation. So somewhere I am discussing SC, ST, OBC, etc. and all. And अगर कुछ बच गया तो cow reservation. YouTube पे Hindu-phobic. Set एकदम. Finally, other than deleting the comments also, I deleted the video as well. Dairy sector contribution to livestock. मैं ये सोच रहा हूँ 2 घंटे का वीडियो है, उसमें 1 घंटा 15-16 मिनट के आसपास में मैंने कहीं बोला होगा. तो एक तो सीरियस बच्चा है जो 1 घंटा पढ़ चुका है, उसके बाद भी उसको वीडियो में सिर्फ हिंदू फोबिक दिख रहा है. सही है, बढ़िया है. डेयरी सेक्टर कंट्रीब्यूशन टू लाइफ स्टॉक. अरे यार ये 7 बजे का होता है. 7 o'clock जल्दी नहीं आज पहले. डेयरी सेक्टर कंट्रीब्यूशन 1/3 है, सॉरी 2/3 है. 65-66% है. बाद में खेलना. इंडियाज रैंक इन मिल्क प्रोडक्शन पर कैपिटा में भी मोर देन 400. इसको छोड़ो, पर कैपिटा छोड़ो, नेचर ऑफ मिल्क डिस्ट्रीब्यूशन छोड़ो, नेचर ऑफ मिल्क छोड़ो. फिशरीज कंट्रीब्यूशन टू जीवीए 5-6% था ना. सेम ही लग देगा, अगर गलत है तो 5-6 कर दो. या मैं उसी का ही पूछ रहा था. बाद में खेल लेना. ग्लोबल पोजीशन हो गया, फिश प्रोडक्शन हो गया. ठीक, चलो अब चलते हैं नेक्स्ट. कुछ और नए फैक्ट्स पढ़ लेते हैं. चलो यार. देन वी हैव एग्रीकल्चरल इनपुट. फर्स्ट इज इरिगेशन. वाटर इज रिगार्डेड एज वन ऑफ द इनपुट, in which we have canal irrigation is 30%, well and tube well is 60%, tank is 5%. But इसमें लिखना
that in last 30 years, 90% of irrigation is through tube well. Next, irrigation efficiency. So irrigation constitutes 70% of the total input cost. Huge. कहाँ फ्री है? अरे सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी फ्री है बेटा. कैपिटल कॉस्ट, पंप वम्प, वेल, डिगिंग ऑफ वेल, वो सब कॉस्ट नहीं है. वन टाइम मेंटेनेंस ऐसा हो जाता है. कभी जब तुम इरिगेशन से कभी फार्मिंग नहीं की ना, की नहीं की है? हाँ, ये तो तुम्हें लग रहा है. सॉरी, हाँ दोनों मुझे लग रहा है पंजाब से है ना. हाँ ऐसा हो जाता है. गलत फहमी पंजाब में बड़ा जल्दी फैलती है. सो इरिगेशन कंस्टिट्यूट 70% ऑफ द टोटल. एनीबडी हु हैज एक्चुअली डन फार्मिंग, सच में जाके फसल वसल काटी है, पानी वानी दी. अरे देखने को कहते हैं ऑब्जर्वेशन और करने को कहते हैं एक्सपीरियंस. सो दो अलग वर्ड बनाए इंग्लिश में. समझ आता, किसी को एक्सपीरियंस है क्या इरिगेशन का? 1 है, 2 है, 3 है. थोड़ा थोड़ा क्या होता है, या तो एक्सपीरियंस है या नहीं है. ऐसे डेली नहीं करना है. मुझे लिए तो अभी भी बचपन में ही है तू, बट ठीक है, अभी कौन सा बड़ा हो गया. सो वाटर यूज एफिशिएंसी ऑफ इरिगेशन इज लेस देन 40%. डेवलप्ड कंट्रीज में 50-60% के आसपास में है. Low productivity per unit of water use, so 2 to 4 times more water to produce in comparison to China and Brazil. India is a net water exporter. Then rainfed area, ये याद कर लेना, एकदम क्रैम कर लेना इस फैक्ट को. 50% of area is under rainfed. ये तो अपने को पता है. Rainfed क्या होता है? Which is dependent upon the rain and you don't have any irrigation facility there. हाँ, rainfed agriculture contributes 40% of agricultural output, which shows the significance of rain-fed area. So 40% of agricultural output, 50% of rural workforce and 60% of livestock. These 3 facts you have to remember. जैसे MSME का किया है ना, 8% of manufacturing GDP or 30% of the total GDP, 40 to 45% of manufacturing output and exports as well. Similarly, for rain-fed area, 40% of agricultural output, 50% of rural workforce and 60% of livestock. 40, 50, 60. Good. Groundwater, world's largest exporter or extractor of groundwater, followed by USA, China, etc. and all these things, and accounts for 25% of total groundwater abstraction globally. 50% यूज ऑफ एक्सट्रैक्टेड ग्राउंड वाटर. इरिगेशन में 90% होता है, डोमेस्टिक में 8% होता है, इंडस्ट्री में 2% जा रहा है. इन नॉर्थ वेस्ट इंडिया, दैट इज हरियाणा, सम पार्ट्स ऑफ पंजाब, यूपी, वेस्टर्न यूपी एटसेट्रा, द ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन इज 4 to 5 centimeter per year. Water table is depleting at the rate of 4 to 5 centimeter per year. Then next आता है अपना 50% of urban water requirement is fulfilled through, and 85% of rural is fulfilled by the groundwater. Then next आता है अपना depleting reserves. So more than 60% of India's ground wells are declining. फिर आता सब्सिडी 15 फाइनेंस कमीशन के हिसाब से. So overall farm subsidy is 2 to 2.25% of GDP. तो एक्चुअल टर्म्स में कितना हो गया? GDP कितना चल रहा है अपना? $3 trillion. तो कितना लाख करोड़? अच्छा, ये नया मैथ्स आ गया. ओनली 3 लाख करोड़. ये भी नया मैथ्स हो गया. 250 लाख करोड़.
श्योर? हाँ रुपी बोल रहा है, लाख करोड़ बोलेगा तो रुपी बोलेगा, और क्या चाह रहे हो? उसको भी डॉलर में चाह रहे हो? वो कुछ भी कर सकता है। कितना? हाँ, जीएसटी कलेक्शन 1.5 लाख करोड़। देखो एक, तुझे इसके साथ सिर्फ बैठना है, सुनना नहीं है, इग्नोर। देखो एक कैलकुलेशन आपको याद रखना पड़ेगा, दैट इज $1 बिलियन इक्वल्स टू 8,000 करोड़। टिल लास्ट ईयर इट वॉज 7,000 करोड़, नाउ इट इज 8,000 करोड़। बस एक कैलकुलेशन याद रखेंगे, दैट इज इट। एंड अगर एक और कॉमन करना है तो $1 ट्रिलियन इक्वल्स टू 80 लाख करोड़। बस नाउ वी विल कैलकुलेट, मल्टीप्लाई एटसेट्रा एंड ऑल। सो इंडिया जीडीपी इज 250 लाख करोड़ अप्रोक्सीमेटली, नहीं है तो पहुंच जाएगा। व्हेन डॉलर विल बिकम 100 रुपीज, सो ना दैट टाइम वी विल बी 300 लाख करोड़। सो वो तो ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करो। 2 to 2.5% ऑफ 250 लाख करोड़। 52 कौन सा मैथ्स पढ़ रहा है आजकल यार? हाँ, 6 to 7 लाख करोड़ के आसपास में टोटल सब्सिडी बर्डन है। ये नंबर क्यों बता रहा हूं? बिकॉज नाउ यू कैन कंपेयर इट टू एमजी नरेगा का आउटले कितना है, वो तो पता है ना अपने को, 60-70,000 करोड़ देता है। हाईवेज को कितना देता है? 1.5 लाख करोड़ का आउटले देता है। अब समझ में आ रहा है कि नाउ सब्सिडी इज 6-7 लाख करोड़ और बाकी प्रोडक्टिव में दे रहे हैं अपन 1 or 2 लाख करोड़। सो ओवरऑल सब्सिडी गिवन इज 6-7 लाख करोड़। इसी में एक और कंसेप्ट होता है रेवेन्यू फॉरगॉन, सुना है? और टैक्स एक्सपेंडिचर, वो सुना है? क्या होता है? यूपीएससी क्वेश्चन नंबर 1 2013 मेंस। नो, tax subsidies, revenue foregone is the government has given certain exemptions to certain sectors and certain companies. जैसे स्टार्टअप इंडिया, तो उसने बोला यार स्टार्टअप्स को यू डोंट हैव टू पे टैक्सेस फॉर 3 years, सो वो रेवेन्यू फॉरगॉन हो गया। या फिर गवर्नमेंट ने बोला इन एसईजी यू डोंट हैव टू पे टैक्सेस फॉर 3 years, सो वो रेवेन्यू फॉरगॉन हो गया। सो क्यूमुलेटिवली दैट रेवेन्यू फॉरगॉन इज ऑल्सो 6 लाख करोड़। सो 6 लाख करोड़ अपना रेवेन्यू फॉरगॉन है और 6-7 लाख करोड़ के आसपास में अपना टोटल सब्सिडी है। अब फिर फर्दर कहां डिवाइड हो रहा है वो देख लेते हैं, बिकॉज यूपीएससी हैज ऑलरेडी आस्क्ड दिस क्वेश्चन कि टोटल सब्सिडी सेंटर कौन देता है, स्टेट कौन देता है, एटसेट्रा। तो अब देख लो, सेंट्रल गवर्नमेंट इज गिविंग अ सब्सिडी, डायरेक्ट सब्सिडी ऑफ 1.2 लाख करोड़, स्टेट गवर्नमेंट इज गिविंग 1.1 लाख करोड़, फूड सब्सिडी देता है 1.7 लाख करोड़, एटसेट्रा एटसेट्रा। सो मेजर अदर टाइप ऑफ सब्सिडी क्या है? फर्टिलाइजर सब्सिडी है एक, लिख लो वैल्यू। ये सब प्री में पूछा हुआ है उसने। मैक्सिमम सब्सिडी क्या है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाओ। सो फर्टिलाइजर सब्सिडी इज 70,000 करोड़। पहले देता था ऑयल पे भी, इफ यू रिमेंबर ना, पेट्रोल डीजल एंड ऑल, अब तो बंद कर दिया है सब। अब तो केरोसिन पे देता है बस थोड़ा बहुत, 13-14,000 करोड़ है बस वो, बट दैट्स द ओनली सब्सिडी गिवन नाउ। फिर क्रॉप इंश्योरेंस में दे रहा है, प्राइस सपोर्ट में दे रहा है, लॉट ऑफ अदर सब्सिडीज गिवन बाय द गवर्नमेंट नाउ। फिर आता है अपना फर्टिलाइजर। सो फर्टिलाइजर सब्सिडी 0.5% ऑफ द जीडीपी, तो वही 70 के आसपास में आ गया, 70-75% ऑफ द जीडीपी दैट वी हैव। Then 35% of fertilizer subsidy reaches the intended beneficiaries according to नीति आयोग। बाकी सब कहां जाता है? एंड ब्यूरोक्रेट घर पे थोड़ी ले जा रहा है। कौन? गुरु मूवी देख रहा है? हैव यू वॉच दैट मूवी गुरु? देखिए अक्षय कुमार की गुरु मूवी, ये कौन सा आ गया? So in that movie there was an IAS officer who stopped the mill, कुछ उसने कर दिया था ना, so he took all those बोरी वोरी उठा के उसके घर पे रख के आ गया था, रिमेंबर? तो वो ब्यूरोक्रेट थोड़ी यूरिया लेके जाएगा अपने घर पे। सब्सिडी चोरी कहां हो रहा है? ओनली 35% गॉन, वेयर इज दैट 65% इज गोइंग?
घोस्ट बेनिफिशियरी तो बहुत कम है, एंड एक चला जाता है इंडस्ट्रीज में, बिकॉज चीप मिलता है, सब्सिडी उठा के इंडस्ट्रीज में दे देते हैं, एंड हाँ स्मगलिंग मेजर है बांग्लादेश और नेपाल वेपाल वाले पार्ट में, मेजर पार्ट है, 15-16% तो वहीं चला जाता है. सो उसको डिक्रीज करने के लिए, इंडस्ट्रीज एंड ऑल को डिक्रीज करने के लिए, नाउ गवर्नमेंट स्टार्टेड एडिंग नीम इनटू इट. सो नीम कोटेड यूरिया आ गया. सो मल्टीपल यूसेज ऑफ नीम कोटेड यूरिया इज, ये तो यूपीएससी ने भी पूछा है. नहीं, एक बेनिफिट ये हो जाता है कि वो स्लो प्रोसेस को स्लो कर देता है. सो लेस रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर, इमीडिएट वाटर कम धीरे धीरे चाहिए होता है. एंड सेकेंड वन इज दिस बेनिफिट ऑल्सो, दैट वंस यू एड नीम इनटू यूरिया, इंडस्ट्रियल यूसेज के लिए वो रिलेवेंट नहीं रहता. सो इंडस्ट्री में जो जा रहा था वो चला गया. एंड देन वी हैव घोस्ट बेनिफिशियरीज एंड ऑल. हाँ बट वो तो वैल्यू ऐड कर रहे हैं ना. क्वेश्चन तो था कि वो 65% कहां जा रहा है और उसका सोल्यूशन क्या है. बाकी तो नीम कोटेड के अपने और बेनिफिट्स हैं. ठीक है. फर्टिलाइजर सब्सिडी, देन यूरिया डोमिनेट द सेक्टर. ऑफ कोर्स वी हैव एनपीके, गवर्नमेंट सब्सिडी देता है सिर्फ यूरिया में, तो 85% वही चल रहा है. फार्मर इतना एजुकेटेड है नहीं, सो एवरी टाइप ऑफ यूरिया, एवरी टाइप ऑफ फर्टिलाइजर दे कंसिडर एज यूरिया ओनली. जो व्हाइट चीज दिख रहा है वो सब यूरिया है. The most consumed and the most imported as well. Second largest consumer of urea fertilizer after China. Fertilizer usage 4:2:1, but कभी कभी चला जाता है ये 6:2.5:1. Then आते हैं अपना next input, that is seeds. Importance of seed quality. So seed quality accounts for 20 to 25%. उससे ऊपर वाला जो फर्टिलाइजर है उसमें एक फैक्ट लिखो, that the use of fertilizer increased by 20 times since independence, but food production increased by 6 लिखा था ना, 6 लिखा, 50 से 300 आ गया, 51 से एक्चुअली तो, बट हाँ 6 टाइम्स. ठीक. सो सीड क्वालिटी अकाउंट्स फॉर 20 to 25% ऑफ क्रॉप प्रोडक्टिविटी. देन लो सीड रिप्लेसमेंट रेट. अब सीड रिप्लेसमेंट रेट क्या होता है, ये आई थिंक प्री में भी पूछा है. सीड रिप्लेसमेंट रेशियो, नो, न्यू सीड कितना आप यूज कर रहे हो. Instead of what you said is not seed replacement ratio, वो उसका रिवर्स है. सीड रिप्लेसमेंट रेशियो मतलब न्यू सीड, परचेज्ड सीड, उसको यूज करके आप नया क्रॉप ग्रो कर रहे हो, वो कितना है. इंस्टेड ऑफ यूजिंग द एग्जिस्टिंग क्रॉप का सीड, वो नहीं, नया कितना लेके आ रहे हो, उसको कहते हैं सीड रिप्लेसमेंट रेशियो. द मोर सीड रिप्लेसमेंट रेशियो, द मोर प्रोडक्टिव द फ्यूचर क्रॉप विल बी. बट प्रॉब्लम इज कॉस्टली, एंड सेकेंड इज क्वालिटी चेक. नया लेके आते हो और एकदम फेल हो जाता है. सो जो फार्मर्स हैं दे ट्रस्ट देयर ऑन फार्म प्रोड्यूस सीड्स, अदरवाइज नया लोगे जर्मिनेट ही नहीं होगा, लॉस हो जाएगा, द होल क्रॉपिंग सीजन विल बी लॉस्ट. सो इसलिए द क्वालिटी एश्योरेंस प्लस चीप. सो लो सीड रिप्लेसमेंट रेशियो, 20% से कम है पल्सेज में, 30% से कम है व्हीट राइस. एंड फार्म सेव्ड सीड्स दे अकाउंट फॉर 80 to 85%. which of course sometimes are of low quality. Then pesticides. So crop yield loss due to pests is 15 to 25%, roughly equivalent to 1 lakh crores. 1 lakh crores. And the usage of pesticide is, इनपुट्स में जब आप देखोगे हैंडआउट्स में तो दिए हैं पेस्टिसाइड, बेनिफिट्स एक्सेट्रा, बट यहां हम यूज करते हैं लेस देन 1 kg पर हेक्टेयर, और यूएसए यूज करता है मोर देन 7 kgs पर हेक्टेयर, बट उसके टारगेटेड होते हैं. द क्वालिटी ऑफ पेस्टिसाइड इज गुड. ऑल्सो वेन यू यूज पेस्टिसाइड फॉर दिस क्रॉपिंग सीजन, आपको नेक्स्ट क्रॉपिंग सीजन में उसको फैलो छोड़ना चाहिए ताकि वो डिग्रेड हो जाए, वो अपन छोड़ते नहीं है. तो इस वजह से नेक्स्ट क्रॉपिंग सीजन में भी
the same residues of that pesticides will be there. इसीलिए जब अपन एक्सपोर्ट करते हैं तो सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी मेजर्स में फेल हो जाते हैं. बट यूएसए यूज 7 times ऑफ इंडिया. इसी में नीचे लिखा हुआ है ओनली 0.1% ऑफ द अप्लाइड पेस्टिसाइड इन इंडियन फार्म्स दे हिट्स द टारगेट विद द रिमाइंडर कंटेमिनेटिंग द सॉइल, वाटर एंड अनइंटेंडेड वेजिटेशन एंड क्रॉप्स. सोल्यूशन 2 हैं. एक तो फार्मर इनकम बढ़ा दो सो दैट दे कैन अफोर्ड कि नेक्स्ट टाइम फार्म ग्रो नहीं करोगे तब भी चल जाएगा. दिस इज फर्स्ट. एंड सेकेंड द टाइप ऑफ पेस्टिसाइड्स विच वी आर यूजिंग, या फिर ऑर्गेनिक फार्मिंग एंड ऑल, वो सब अलग रीजन है. नाउ बिकॉज 45% ऑफ द पॉपुलेशन इज डिपेंडेंट, तो वो छोड़ेगा नहीं, वैकेंट नहीं छोड़ेगा, सो उसको डिक्रीज करना पड़ेगा. नेक्स्ट वी हैव इज फार्म मैकेनाइजेशन. So 40% as compared to 60% in China, 75% in Brazil, 95% in USA. पेस्टिसाइड से आपने एक रिलेटेड कंसेप्ट पढ़ा होगा, बायोमैग्निफिकेशन पढ़ा है, वो ऑल्सो बिकेम्स अ मेजर प्रॉब्लम. देन फिर रीजंस फॉर लो रेट ऑफ मैकेनाइजेशन इज स्मॉल होल्डिंग्स, पुअर एक्सेस टू पावर, हाई क्रेडिट कॉस्ट, कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर्स, अनइंश्योर्ड मार्केट एंड लो अवेयरनेस. एमपी के अंदर एक स्कीम आया था, सुना, हायर दी ट्रैक्टर्स करके. You can hire tractor centers the government has set up. Sorry, यंत्र दूत विलेजेस, वो तो ऐप बनाया है उसने. हाँ, उन सेंटर से जाके आप कस्टम हायरिंग सेंटर बना दिए उन्होंने, कि जैसे आप उबर से किसी कार को लोन पे वो हायर कर सकते हो, वैसे ही आप एग्रीकल्चरल दीज मशीन्स यू कैन हायर. हाँ, कैपिटल यूज हो गया और मैकेनाइजेशन बढ़ गया. अब वैसा ही एक और कंसेप्ट है लैंड बैंक्स का, सुना, जो इस बजट में लेके आए थे, लैंड बैंक्स विल बी देयर. बैंक क्या करता है, व्हाट इज द रोल ऑफ अ बैंक? मतलब एन नंबर ऑफ पीपल के डिपॉजिट ले लेता है, एक बड़ा लमसम अमाउंट बनाता है एंड देन दे गिव द लोन. इसका मतलब दे परफॉर्म द इंटरमीडिएशन रोल. इंटरमीडिएट का इधर रोल हो गया, मिडलमैन हो गया इन क्रूड टर्म्स. दे टेक द मनी, कीप द कमीशन. 7 बजे होना था ना, मैं कर लूंगा. एंड देन दे गिव द लोन. सेम इज द केस विद एग्रीकल्चर एज वेल, दैट 85% आर स्मॉल एंड मार्जिनल and some of them are migrating from rural areas to urban areas, or at least they want to migrate. But problem क्या होता है कि they don't have an alternative, they don't have anybody who can hire their land, और जो उस पर काम कर लेगा. तो या तो रेवेन्यू 0 मिलता है या फिर लैंड चला जाता है. ऐसा भी तो होता है. कब्जा सुना, गुड. क्या कह रहा है, यूपी बिहार में बहुत होता है, हर जगह बहुत होता है. मूवीज नहीं देखनी चाहिए, दे आर नॉट गुड. So this government said we will create land banks in which just like you deposit cash, somebody will come and deposit their land, then somebody will come deposit their land, etc. and all this thing, so that a large chunk of continuous land is available, and then maybe the private sector through contract farming, leasing etc. and all, or a big farmer will hire that particular land from the bank, will grow something, will give the returns to the bank, bank will keep the commission and return the money to the depositors. अब ये प्राइवेट सेक्टर बैंक में नहीं चल सकता था, because we don't trust the private sector, so it has to get the trust of the government as well. That is why the government decided to set up the land banks. Decide कर लिया है, क्या कह रहा है, जुमला है. चलो नेक्स्ट अपना आता है गुड एग्रीकल्चरल क्रेडिट. पढ़ लो इसको एक बार कुछ. सबका एवरेज है ये. अगर तू स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स में चला जाएगा, ये तो अमाउंट ऑफ लोन के बेसिस पे है, कितना क्वांटिटी है, नॉट इन टर्म ऑफ नंबर ऑफ फार्मर्स.
बिकॉज हाँ, बड़ा फार्मर बड़ा लोन लेगा, वो छोटे छोटे 10-10 हजार लेगा, वो क्या कह रहे हैं वाड्रा, वो बड़ा लोन लेगा, बिग फार्मर। ये बड़ा डिस्टर्बिंग है, तो बड़ा ही एंटी पॉलिटिकल आदमी है। कहीं जेएनयू के सामने से आता जाता तो नहीं है, तो रेगुलर विजिटर ऑफ जेएनयू, ऐसा तो नहीं है? हाँ, देखा। If you will see the debt to income ratio, पता कभी कभी हम ऐसे ही फिर फ्यूचर के बच्चों का एक्सेस हटा देते हैं। इज 1.40 फॉर स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, स्मॉल एंड मार्जिनल नहीं, लेस देन 1 हेक्टेयर ओनली, मार्जिनल। इसका मतलब उसका इनकम है 1 रुपी और डेट है 1.4, एंड मेजॉरिटी ऑफ दिस डेट दे हैव टेकन फ्रॉम इनफॉर्मल सेक्टर। सो इवन इफ द गवर्नमेंट गिव लोन वेवर, फर्क पड़ेगा ही नहीं, उसने तो बोरो किया मनी लेंडर से, और लोन वेवर तो मिलेगा सिर्फ गवर्नमेंट वाले से, बैंक से। सो इसीलिए लोन वेवर फेल हो जाता है एज पर सीएजी। इसीलिए सीएजी रिकमेंडेड यू शुड नॉट डू द लोन वेवर, बिकॉज वो रिलेटिवली रिच को बेनिफिट कर रहा है और पुअर को नहीं कर रहा है। जल्दी से इसको रिवाइज कर लो, फिर नेक्स्ट चलते हैं। प्रोक्योरमेंट एंड मार्केटिंग हो गए फिनिश सारे फैक्ट्स, गुड। मैंने तो ऐसा कुछ नहीं बताया। नो माया सब बेटा, जो फैक्ट बता रहा हूं उसका 20% भी एग्जाम में लिख लोगे तो टॉप 50 रैंक लायक का कंटेंट है वो, तो जितना है उतना बहुत है, बहुत मोर देन इनफ। ये अच्छा पहले पढ़ो फिर बताते हैं। ओके, as per page data point is quite high, how to remember this kind of data? अरे हो जाएगा, अभी तो पहली क्लास है। हो गया फिनिश? पूछेंगे इसीलिए ब्लैंक फैक्ट शीट भी बनवाता हूं। अच्छा कल तो ऑफ है, ऑफ
या रख लें, कल पढ़ लेते हैं ना, ठीक, एज ए विश। मेरी छुट्टियां तो मैं कहाँ वो हैं, 7 days वर्किंग। मुझे लगा था बॉन्डेड लेबर खत्म हो गया है, चल रहा है अभी भी। तू तो ऐसे देख देख के मेरी तरफ पॉइंट करके क्या बोल रहा है, चल रहा है सही है। व्हाट इज योर पैशन? तेरा भी पैशन होना चाहिए ना, थोड़ा ऐसे 2-way पैशन होना चाहिए। एंड पैशन शुड बी ऑन आर्ग्यूमेंट्स लॉजिकल, नॉट ऑन कुतर्क। चलो पढ़ो यार। नेक्स्ट वी हैव इज दैट एमएसपी। द प्रोसेस ऑफ एमएसपी इज दैट फार्मर इज हैविंग 2 ऑप्शंस। वन इज एपीएमसी मंडीज या प्राइवेट सेक्टर में जाएगा, या फिर एफसीआई के पास जाएगा। बिकॉज सेंट्रल गवर्नमेंट एश्योर्स द फार्मर्स ग्रो वट एवर यू वांट टू ग्रो इन वट एवर क्वांटिटी आई एम गोइंग टू प्रोक्योर, सो दैट डिस्ट्रेस सेलिंग नहीं हो। सो farmers are having the options to sell their commodities to FCI, and in return farmers are getting MSP. So this MSP ideally becomes the base price above which the APMC or the private sector will give. Ideally ऐसा ही होना चाहिए। Sometimes नहीं होता, इसीलिए FCI का जो स्टोरेज है वो 70 million टन तक पहुंच गया instead of 30 million tons. Then FCI stores, FCI is responsible for transportation, and after transportation they give it to the district level. और उसके बाद स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू डिस्ट्रीब्यूट इट थ्रू द पीडीएस। अब पीडीएस में मेजर करप्शन है, ऑन एन एवरेज अप्रोक्सीमेटली 30-35% के आसपास में करप्शन है पीडीएस में। इस पूरी सप्लाई चेन ऑफ एफसीआई में देयर इज लेस देन 1% ऑफ करप्शन, दैट आई कैन टेल यू फ्रॉम माय पर्सनल एक्सपीरियंस। 0.5%, 0.25% है ट्रांसपोर्टेशन एंड इसमें, इस वाले पार्ट में। सो वेरी लेस करप्शन एट द लेवल ऑफ एफसीआई, ह्यूज करप्शन एट द लेवल ऑफ पीडीएस। और सुना होगा ना बिहार, the total food that we waste is equal to the total consumption of Japan as a country. And बिहार में तो एक और आया था in which liquor is banned there. So वहां पे हाई कोर्ट में केस आया कि देवर चूहे पी गए। That was the justification given by the government कि 2 कंटेनर सीज किए थे, and then the high court asked where are the containers, so they said sir चूहे पी गए। They opened the bottle. इमेजिनेशन वहां तक करना है तुम लोगों को, बिकॉज बॉटल तो ग्लास का होता है, उसको तो तोड़ नहीं सकता। सो मस्ट हैव बीन सम अदर इशू। एनीवेज, अब एक और प्रॉब्लम है। अब ये 3 कनेक्टेड प्रॉब्लम हो गए भाई। एक कनेक्टेड प्रॉब्लम है एमएसपी, विच द गवर्नमेंट नीड्स टू गिव फॉर एश्योरिंग द फार्मर्स ग्रो वट एवर यू वांट टू ग्रो, दैट बिकम्स द फर्स्ट प्रॉब्लम। द सेकेंड प्रॉब्लम इज पीडीएसए डिस्ट्रीब्यूशन, दैट इज एनएफएसए। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट ही तो है अब मेजर नाउ, दैट द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज एश्योर्ड कि भाई अंडर एनएफएसए ईच एंड एवरीबडी विल गेट 5 kgs ऑफ फूड ग्रेन एट द रेट ऑफ 3 rupees, 2 rupees और 1 rupees, राइस, व्हीट और कोर सीरियल्स, एंड दैट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। सो प्रॉब्लम क्या हो रहा है? थर्ड प्रॉब्लम इज दैट द सब्सिडी बर्डन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट हैज इंक्रीज्ड, बिकॉज ये कोई कॉस्ट होगा ना सेलिंग का। सो ये एमएसपी तो बढ़ रहा है, but the rate at which the central government is selling to the state government, that is known as central issue price, CIP, वो सेम है। so, अगर MSP बढ़ रहा है मतलब central government is giving more money to the farmers, but this CIP remains the same, इसका मतलब the burden of subsidy on the central government is increasing, and then all these committees are recommended to decrease it, but the moment they will decrease it they have to increase CIP, because MSP तो increase कर नहीं सकते। they wanted to abolish but हुआ नहीं। so CIP को decrease नहीं कर सकते हैं, तो state said if you want us to implement NFSA we want it at the same price, otherwise अपन NFSA implement करेंगे नहीं। so now this becomes the major problem कि आपको वो 70 million टन स्टोर भी करना है, उसका अपना कॉस्ट भी आएगा, एंड देन उसी स्टोर को आपको सेल करना है। so there were few suggestions or some pilot projects done by the government कि यार ये प्रोक्योरमेंट अपन बंद कर देते हैं, फिजिकल प्रोक्योरमेंट, एंड वट एवर द डिफरेंस बिटवीन मार्केट प्राइस एंड एमएसपी वो अपन फार्मर को दे देंगे। इशू रिजॉल्व, आपको स्टोर ही नहीं करना है, बिकॉज नाउ यू आर स्टोरिंग 70 million टन, रिक्वायरमेंट इज ओनली 30 million टन। सो इफ मार्केट प्राइस फॉर एग्जाम्पल इज 40 rupees and you are assuring MSP for example as 30 rupees, तब तो आपको देना नहीं है। आपको पैसा कब देना है?
व्हेन इट बिकम्स 29 तभी तो फार्मर यहां सेल करेगा. सो गवर्नमेंट कह रहा है मार्केट प्राइस अप टू अ सर्टेन लेवल एंड एमएसपी के डिफरेंस का पैसा मैं आपको दे दूंगा. एंड दिस मॉडल दे हैव इंप्लीमेंटेड इन मध्य प्रदेश विद द नेम भावांतर मॉडल, प्राइस भावांतर भुगतान मॉडल, प्राइस डेफिशिएंसी पेमेंट सिस्टम. भावांतर वहीं से आया है बट फेल्ड. तभी फेल हुआ ना. इंटेंशन अच्छी है, इंटेंशन से तो कम्युनिस्ट भी अच्छे हैं. कैपिटलिज्म तो बहुत बेकार है बाय थ्योरी, बट व्हेन इट कम्स टू इंप्लीमेंटेशन कैपिटलिज्म इज गुड इन कंपैरिजन टू कम्युनिस्ट. इफ यूपीएससी फ्रॉम टुमारो विल से कि जो भी फॉर्म भरेगा सबको सेलेक्ट कर लेंगे, तब थोड़ी पढ़ोगे तुम, तो होगा ही नहीं. तो सेम गोज विद कम्युनिस्ट एंड कैपिटलिस्ट वाला एंगल. एनीवेज दैट वाज द एमएसपी का बैकग्राउंड व्हिच आई वांटेड टू गिव यू. आ जाते हैं एमएसपी बेस्ड प्रोक्योरमेंट. द गवर्नमेंट अनाउंसेस एमएसपी फॉर 23 क्रॉप्स. इट इज इफेक्टिव ओनली इन 1/3 and that too mainly in wheat and rice and now pulses as well. Only 6% of Indian farmers have access to MSP based procurement system. Status of mandi, less than 50% of agricultural produce is sold at APMC mandis. बाकी सब प्राइवेट में जाता है. For paddy and wheat, 30 and 45% of the harvest is sold in mandis. Farm gate prices across all crops, the farm gate price 40 to 6% less than the कंज्यूमर प्राइस. बाकी सब बीच वाला मिडलमैन में चला गया, मतलब 50% गोज टू द मिडलमैन. ऑन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में तो और भी ज्यादा होता है बिकॉज दे आर मोर पेरिशेबल. सो जितना शॉर्ट ड्यूरेशन का लाइफ होगा उतना मोर प्राइसिंग विल बी टेकन बाय द मिडलमैन. या जितना वैल्यू ज्यादा होगा, अब फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का वैल्यू ज्यादा है एंड व्हीट एंड राइस का कम है, वो लेस पेरिशेबल है, ये मोर पेरिशेबल है. Farmers don't have storage infrastructure, they cannot store it, so they are desperate to sell it. इसीलिए 20-30 उसको मिलता है, बाकी सब मिडलमैन को जाता है. और आप कोल्ड स्टोरेज बना दो. एंड इन इंडिया वी हैव 100% FDI is allowed in cold storage, but problem is Essential Commodities Act. अमेजोन आया, बड़ा सा कोल्ड स्टोरेज बना दिया, एंड कल को गवर्नमेंट ने बोला नो 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 नो, फ्रॉम टुमारो टोमेटो पोटैटो एटसेट्रा विल कम अंडर द ECI. बंद हो गया, यूज ही नहीं कर पाएगा वो, बिकॉज दे कैन नॉट स्टोर देन, बिकॉज होर्डिंग एंड ऑल सब बंद हो जाता है. इसलिए प्राइवेट सेक्टर इज नॉट कमिंग एंड दैट इज व्हाई द गवर्नमेंट वांटेड टू अबॉलिश ECI फॉर दिस. बट फिर बना नहीं बात. स्टेट वाइज होगा बट वैसे तो ठीक ही है, बिकॉज आजकल ज्यादातर स्टेट्स ने उसको वो कर दिया है, एग्जाम्पशन में डाल दिया है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को, कि आप डायरेक्टली सेल कर लो कंट्री डिलाइट के थ्रू एंड ऑल दिस थिंग्स. जब जो आप देख रहे हो सीधा सेल करो. सॉरी, हाँ, एग्री स्टार्टअप्स इन थ्योरी एटलीस्ट. वुमेन इन एग्रीकल्चर, फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर. 75% ऑल फीमेल वर्कर्स आर एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर एज कंपेयर टू 48% ऑफ द मेल वर्कर्स. 85% of all rural female workers are involved in the agricultural sector. Then asset ownership and all these things, ये तुमने देख लिया. क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट ऑर्गेनिक कल्टीवेशन खुद से पढ़ लो. चलो अब एक बार इसको रिवाइज कर लो. फैक्ट शीट खत्म, कीवर्ड्स पे आते हैं. जल्दी से पढ़ो, रिवाइज करो, फिर चलेंगे कीवर्ड्स. एपीएमसी में एमएसपी नहीं मिलता, मिल जाता है. एपीएमसी मंडी क्या है? एक मंडी हो गया. अब मंडी में आप शॉप्स हायर कर सकते हो, वैसे ही एफसीआई एक स्टोर हायर कर लेता है वहां पे, और आप जाके उसी सेम स्पेस में एफसीआई को भी सेल कर सकते हो. बट एज एन एपीएमसी मंडी डेजिग्नेट करता है स्टेट गवर्नमेंट कि ये एक एपीएमसी मंडी हो गया. अब उस एपीएमसी मंडी के अंदर कोई भी जाके और शॉप हायर कर सकता है, एफसीआई हायर कर लेता है. या एफसीआई इफ डेलीगेट्स टू स्टेट एजेंसी तो स्टेट प्रोक्योरमेंट एजेंसीज हायर कर लेते हैं. सो इट डिपेंड्स. लाइव स्टॉक इन रेनफेड एरिया कितना था? 60. कितना था? 60 था आई थिंक सो.
Not sure, but okay. हाँ, इफ यू बिलीव इन भगवान, या तू कहाँ ही करता होगा। हाँ, जब जरूरत पड़े। ऑपर्चुनिस्टिक भगवान, ट्रस्ट। ऑपर्चुनिस्टिक रिन्यूएबल एनर्जी सुना है? एक कंसेप्ट आएगा तब पढ़ाऊंगा। दैट रिन्यूएबल एनर्जी पे अपन डिपेंडेंट रहते हैं, सोलर वोलर लगा के रहते हैं ना, बट ओनली ड्यूरिंग डे टाइम। रात होते ही रिन्यूएबल एनर्जी खत्म, वी आर डिपेंडेंट अपॉन द मेन ग्रिड। सो उस मेन ग्रिड को जो टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है वो तो ज्यादा रखना पड़ेगा ना, बिकॉज अदरवाइज जैसे ही इवनिंग 7 PM होगा एंड दीज 50 पीपल दे स्टार्टेड टेकिंग एनर्जी फ्रॉम द मेन ग्रिड, ग्रिड विल फेल, बिकॉज इतना लोड वो बियर नहीं कर पाएगा। बट ड्यूरिंग डे टाइम दे आर टेकिंग एनर्जी फ्रॉम रिन्यूएबल एनर्जी, फिर ग्रिड को दिक्कत है स्टेबिलिटी की, बिकॉज कंजम्पशन कम हो जाएगा। इन सब ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी कंज्यूमर्स को कहते हैं अपॉर्चुनिस्टिक रिन्यूएबल एनर्जी कंज्यूमर्स, विच ऑल्सो लीड्स टू इंक्रीज इन द इंस्टॉल्ड कैपेसिटी, बट एक्चुअल यूसेज कम हो जाता है। ओवरऑल देखते हैं, जिसको अपन कहते हैं प्लांट लोड फैक्टर। सो प्लांट लोड फैक्टर होता है टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी एंड टोटल कंजम्पशन कितना चल रहा है अपना। सो वो अपना 60-65% के आसपास में आ गया, विच इज वन ऑफ द पैरामीटर्स टू मेजर एफिशिएंसी। और भी हैं, वेस्टेज कितना हो गया एंड ऑल दिस थिंग्स, बट या प्लांट लोड फैक्टर इज वन ऑफ द पैरामीटर्स कि टोटल कैपेसिटी कितनी है और उस कैपेसिटी में यूज कितना कर पा रहे हो। ठीक है, उसी का एक और कंसेप्ट होता है यूटिलिटी डेथ स्पाइरल, आएंगे तो पढ़ाऊंगा कभी। सो फॉर एग्जांपल, अब दो तरीके के सर्विस प्रोवाइडर हो गए, एक तो हो गया रिन्यूएबल एनर्जी सर्विस प्रोवाइडर और एक थर्मल एनर्जी सर्विस प्रोवाइडर। अब थर्मल वाले का अपना कॉस्ट है। फॉर एग्जांपल, द कॉस्ट ऑफ जनरेशन ऑफ पर यूनिट इज 10 रुपीज। अब 10 रुपीज तो 24 आवर्स ए डे यूज करेगा तभी तो आ रहा है, अगर ओनली 6 आवर्स के लिए करेगा। बट वो जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है, जो मशीनरी है, वो तो 10 रुपीज कॉस्ट करेगी 24 के हिसाब से। बट इफ दिस पार्ट ऑफ द क्लास इज कंज्यूमिंग ओनली फॉर 8 आवर्स, तो वो कॉस्ट 24 रुपीज हो गया ना, या 30 रुपीज हो गया ना, बिकॉज इंस्टॉल्ड जो खरीद के लाया था, मशीनरी लाया था, ट्रांसमिशन लॉस है एटसेट्रा एंड ऑल, दैट विल बी सेम। सो फिक्स्ड कॉस्ट विल बी सेम। So if you are using it for less time, it means per unit cost will increase. And the moment per unit cost is increasing, then you will charge more, you will demand more from the consumers. और फिर कंज्यूमर रेन्यूएबल पे चला जाएगा कि यार ये 30 रुपीज ले रहा है, रेन्यूएबल पे 10 रुपए में मिल रहा है। फिर वो 8 आवर्स की जगह वो 6 आवर्स ही कंज्यूम करेगा, तो इसको और 30 से 35 जाना पड़ेगा। फिर देन इट बिकम्स अ विशियस साइकिल। उसको कहते हैं यूटिलिटी डेथ स्पाइरल। सारी कंट्रीज में हुआ है, इंडिया में अभी चल रहा है, उन सोर्सेज में होता है। देन व्हाई डोंट वी जस्ट अबॉलिश थर्मल पावर प्लांट्स? बिकॉज वी कांट। शाम को 7 बजे के बाद तो वहीं जाना है। सो टिल द टाइम वी हैव ग्रिड कनेक्टिविटी ऑफ सोलर और गुड स्टोरेज ऑफ सोलर, तब तक अपन इसको अबॉलिश नहीं कर सकते हैं, तब तक वी आर डिपेंडेंट अपॉन इट। वो तो है ही, उसी को कहते हैं इवैक्यूएट। पढ़ाएंगे बाद में, छोड़ो। इनपुट भी से इनपुट भी बढ़ेगा बेटा। अब वो तो नहीं, बट दैट डिपेंड्स अपॉन हाउ इलास्टिक दैट थर्मल पावर प्लांट इज, कि कितना इजीली इसको पीक में ले जा पा रहा है और कितना उसमें कम यूज कर पा रहा है। सो 1-2 घंटे तो वैसे भी वेस्ट होगा ना। ऐसा इलेक्ट्रिक थोड़ी है, अभी थर्मल में कोल जला बंद हो गया। हाँ, नेचुरल गैस में हो जाएगा। नेचुरल गैस इज मोर क्विकर, मैक्सिमम और मिनिमम। क्या बोलते हैं इसको? रैंप अप एंड रैंप डाउन। वो उसमें बड़ा फास्ट है नेचुरल गैस में, कोल में नहीं है। न्यूक्लियर में भी फास्ट है, बट कोल इज लाइक बर्निंग, तो उसको उतना टाइम लगेगा जलने में और बंद होने में। साइड में एक फैक्ट लिख लो, फूड प्रोसेसिंग in fruits and vegetables is only 2%. In marine it is 20%. And dairy it is 35 to 40%.
35 to 40%. बड़ा धीरे धीरे चल रहा बालक। स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन तो पता है, इसको तो नहीं पढ़ाना कीवर्ड को, दिस तो भी डिस्कस्ड। स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड विद इन द सेक्टर्स, इंटर सेक्टर एंड इंट्रा सेक्टर। एग्रीकल्चर से जाना है मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस, एंड एग्रीकल्चर एंड मैन्युफैक्चरिंग से जाना है सर्विस सेक्टर, सो दैट बिकम्स इंटर सेक्टर। एंड विद इन एग्रीकल्चर ऑल्सो वी नीड टू शिफ्ट फ्रॉम क्रॉप्स to horticulture, to fisheries, etc. and all. वहां जाना है। या ठीक है, नेक्स्ट अपना आता है वीपीएस, वाइस प्रेसिडेंट स्पीच, एंड इट वाज मेंशन्ड आल्सो इन द स्पीच ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। VPS acronym that we need to make, you are contagious man, I'm telling you. So you need to make viable, profitable, sustainable agriculture, लिखो साथ में, MSME, एग्रीकल्चर, MSME, रेलवेज, ई व्हीकल्स मतलब ट्रांसपोर्टेशन, कुछ भी कर दो, and what else, what is required in future and we have to make it viable, profitable and sustainable? Biofuels, green energy, ठीक है, ई व्हीकल्स लिखा दिया, and what else we need as viable, profitable, sustainable? MSME बोला, ठीक है, इंडस्ट्री लिख दो, बट हाँ वायबल, प्रॉफिटेबल, सस्टेनेबल। एक्सपोर्ट तो वायबल ही होगा, वरना क्यों ही करेंगे। एंड व्हाट एल्स? वेस्ट मैनेजमेंट, वेस्ट मैनेजमेंट नहीं, सस्टेनेबल तो यूज वूज का होगा ना कुछ। मैं कह रहा हूं सस्टेनेबल यूजुअली यूज होता है कंजम्पशन के लिए। ई वेस्ट तो हो गया, प्रोडक्ट मैंने बना दिया, नाउ द यूसेज ऑफ द बाय प्रोडक्ट और वेस्ट। एनर्जी कर सकते हैं, इन जनरल एनर्जी कर सकते हैं। टूरिज्म, यस, अब सही निकल के आ रहा है, गुड। वायबल, प्रॉफिटेबल एंड सस्टेनेबल टूरिज्म। एंड व्हाट एल्स? सोचो भाई, हो गया क्लाइमेट टेक्नोलॉजी, कितनी बार बोलेगा। एंड मजा नहीं आया मुझे, इसलिए आई इग्नोर्ड इट। व्हाट एल्स? इन कंजम्पशन नहीं, फूड प्रोसेसिंग वगैरह कर लेते हैं। MSME बोल तो दिया, ठीक है, बाकी सोच लेना। ई व्हीकल तो बोला था मैंने, बाकी फिर क्या करना है? होमवर्क में डाल देना, होमवर्क में डाल लो। दैट इज, इट शुड बी लॉन्ग टर्म, एनवायरमेंटल फ्रेंडली, कंज्यूमर सेफ, दिस दैट एंड ऑल दिस थिंग्स। और एक और कीवर्ड लिख सकते हैं, वाइबल, प्रॉफिटेबल एंड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर विल जनरेट मोर एग्रीप्रनर्स। बिकॉज एक एंटरप्रेन्योर को भी चाहिए वाइबल, प्रॉफिटेबल एंड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। अच्छा वे फॉरवर्ड है ये। एट प्रेजेंट क्या चैलेंजेस चल रहे हैं? वो ये चल रहे हैं, या that the agricultural sector is facing dual distress. When we say dual distress, it means input cost is increasing and output cost is decreasing. जो इनपुट चाहिए वो तो उसके प्राइसेस तो बढ़ रहे हैं, और जो फाइनल गुड मैं सेल करता हूं उसके प्राइसेस डिक्रीज हो रहे हैं। सो दैट इज व्हाई इट लीड्स टू एग्रीकल्चरल क्राइसिस विच लीड्स टू लो इनकम। सो एग्रीकल्चरल डिस्ट्रेस इज बिकॉज ऑफ दिस, इनपुट कॉस्ट इंक्रीज हो रहा है, आउटपुट प्राइस डिक्रीज हो रहा है, एंड क्लाइमेट चेंज हो रहा है, लो इनकम हो रहा है। क्यों? एंड बिकॉज लो इनकम इज देयर, इट लीड्स टू डिक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, बिकॉज एज आई टोल्ड यू 80% ऑफ इन्वेस्टमेंट इज डन बाय द फार्मर्स। पैसा ही नहीं है तो करेगा क्या? डिक्रीज इन कंजम्पशन हो रहा है, डिक्रीज इन सेविंग्स हो रहा है, इंक्रीज इन बोरोइंग हो रहा है,
लो इनपुट यूसेज हो रहा है, विच लीड्स टू डिक्रीज इन द यील्ड, विच फर्दर लीड्स टू डिक्रीज इन द सीड रिप्लेसमेंट रेशियो, लेस मैकेनाइजेशन. दिस ऑल्सो लीड्स टू लो सोशल कैपिटल, लेस स्पेंडिंग ऑन एजुकेशन. सो फार्मर का बच्चा पढ़ नहीं रहा है, फ्यूचर सोशल कैपिटल बनेगा नहीं, दे विल अगेन बी द फार्मर ओनली. डिक्रीज इन देयर हेल्थ, forcing them to stay in the poverty trap, health trap and all. It also decrease their bargaining power, and ultimately when they will be frustrated, they will come to the protest. Disparities increase हो रहे हैं, fiscal deficit increase हो रहा है, loan waiver increase हो रहा है, landlessness increase हो रहा है, तो labor farmers increase हो रहे हैं, decreasing participation of youth in the agricultural sector. अच्छी कहानी है, लिख लो, लिखना भी है. क्या करें, यूपीएससी भावनाओं से पास ही नहीं हो रहा है यार आजकल. पहले ऐसा था, अच्छे भावना का बच्चा है तो पास कर देते थे. आजकल कह रहे हैं नहीं, आंसर लिखना पड़ेगा, सिलेबस चेंज कर दिया. तो लिखो. वायबल, प्रॉफिटेबल, सस्टेनेबल विलेजेस, रूरल इकोनॉमी कर सकते हैं. रूरल इकोनॉमी अब सही है, 15 मिनट एडवांस है पर ठीक है. माइनिंग तो सबसे ज्यादा वायबल है, उसको क्या ही वीपीएस बनाना है. हाँ तो सस्टेनेबल लिख देंगे ना बेटा. ऐसा वी हैव द ऑप्शन नॉट टू राइट वायबल. अरे तू इसके साथ खेलना बंद कर. एक तो लाइफ टाइम कोर्सेज में ऑफर चाहिए तुझे, फिर तू मेरा कैपिटल कॉस्ट बढ़ाएगा, खराब होएगा ये. वो जब बाहर जाएगा ना, ऊपर बोर्ड के नीचे लिखा है मैंने क्या क्या काम किया, तो एक्स करके ना लिख दिया है, एक दो लिखे नहीं है उसमें. माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस कर सकते हैं वाइबल, प्रॉफिटेबल एंड सस्टेनेबल. एसएजीज भी कर सकते हैं. बोलो बोलो. विच जोक? अच्छा. ही सेइंग वाइबल, प्रॉफिटेबल एंड सस्टेनेबल गवर्नमेंट जॉब. ये भी सही है, गुड. बस लिखना मत एग्जाम में, बाकी सब ठीक है. कौन सा डायग्राम है ये? नो रिपीटिशन. थंब रूल ये है, जो पूछा है सीधा उसका डायग्राम नहीं बनाएंगे, बिकॉज आई एम श्योर आफ्टर 17 क्वेश्चन तो वो कर ही रहा होगा. लास्ट के 10 मिनट में 3 क्वेश्चन करेगा या 2 करेगा, तब तो यही करेगा ना, कुछ नहीं हुआ, डायग्राम बना दिया. सो एटलीस्ट इवैल्यूएटर शुड नॉट गेट एन इंप्रेशन कि नॉर्मल में भी यही करता है और तब भी यही कर रहा है. सो जो मेन पूछा है उसमें डायग्राम नहीं बनाएंगे. माइक्रो डायग्राम वी विल यूज टू फेच एक्स्ट्रा 1 मार्क, हाफ मार्क्स एंड ऑल. हाँ, वीपीएस स्टार्टअप्स, या वायबल, प्रॉफिटेबल एंड सस्टेनेबल स्टार्टअप. वेरी गुड. लिखना है. दैट डिपेंड्स ना कि क्वेश्चन यही पूछा है कि नहीं पूछा है. अगर क्वेश्चन यही पूछा है तो ऑब्वियसली पॉइंट फॉर्मेट में लिखोगे, और क्वेश्चन नहीं पूछा है, ड्यूअल डिस्ट्रेस एंड ऑल का है, तो आइडियल तो यही है. एक बहुत ही अच्छे टॉपर हुआ करते थे लास्ट ईयर के, उन्होंने पूरा यूपीएससी और इवैल्यूएटर के एक्सपेक्टेशन यहाँ ऊपर पहुंचा दिए, बहुत ऊपर, तो तब से थोड़ा गड़बड़ हो गया.
अदरवाइज लोग 450 460 इन जीएस पे खुश थे यार, 494 लॉजिक ही नहीं है कोई। तो अब थोड़ा गड़बड़ हो गया। हाँ ऐसे मिला के नहीं, वो 1000 से ऊपर भी कह सकता है। आएंगे, कोई तो बच्चा होगा जिसके आएंगे। ये पहले तो 460 तक पीक था मेरा, बट ये क्यूईपी लिया नहीं था इसने। ये क्या कर रहे हैं, 2 अटेम्प्ट मिला के आएंगे तेरे। सुना नहीं, वापस बोलो। मेंस लिखा है तूने अभी तक? इतना क्या सोचना है, बोल दे हाँ ना, इसमें क्या। क्लास में कोई शर्म और बेशर्म की कुछ वो लॉजिक नहीं है। क्लास में तुम स्टूडेंट हो और स्टूडेंट की कोई शर्म नहीं होती। ऑल द स्टूडेंट लाइफ शुड बी लाइक बेशरम। कौन जज करने वाला है तुम लोगों को? क्या ही जज करोगे? 1 आध साल 3 साल रहना है, चले जाना है, आईएएस बन के खत्म होना है। कौन जज करता है तुम लोगों को? कोई देर शुड नॉट बी एनी इमेज का डर एंड ऑल दिस थिंग्स ड्यूरिंग यूपीएससी का प्रिपरेशन फेज। जितना इमेज कॉन्शियस बन जाओगे स्टूडेंट फेज में, उतने ईयर्स बढ़ जाएंगे। पहले आया था ये, एक बार क्वेश्चन तो बनाया था, दैट लो प्राइस रियलाइजेशन जो आ रहा है ना, लो इनकम, इसका मतलब लो प्राइस रियलाइजेशन हो रहा है। अब लो प्राइस रियलाइजेशन लीड्स टू 2-3 थिंग्स। लो प्राइस रियलाइजेशन लीड्स टू मीगर फार्मर इनकम। उस फार्मर इनकम से लेस इन्वेस्टमेंट होता है, लेस इन्वेस्टमेंट से लेस प्रोडक्शन, लेस प्रोडक्टिविटी होती है, विच अल्टीमेटली लीड्स टू लेस फार्मर इनकम होता है। Now this less price realization also leads to indebtedness trap and sometimes it also leads to suicide trap. कैसे बनता है? सिंपल है, लेस इनकम आएगा तो इंक्रीज बोरोइंग होगा, इनएबिलिटी टू रीपे द लोन्स होगा, डिक्रीज फॉर्मल बोरोइंग होगा, एंड देन लो इन्वेस्टमेंट होगा, डिक्रीज इन इनकम होगा, फिर इंडेटेडनेस होगा। सो दिस बिकम्स द विशियस साइकिल ऑफ बोरोइंग एंड द सेम इज एप्लीकेबल टू एमएसएमई। ऑल दोज थिन फाइल क्लाइंट्स जिसको बोलते हैं अपन, जिसका कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, जिसके पास लेस डॉक्यूमेंटेशन है टू प्रूव और टेक लोन फ्रॉम द फॉर्मल सेक्टर, वो सब इसी में फंसे हुए हैं, इंडेटेडनेस ट्रैप। क्यों? पहले बोरोइंग ज्यादा है, बोरोइंग ज्यादा होने से रीपे नहीं कर पाएगा लोन, रीपे नहीं होगा तो जैसे इंडिविजुअल में सिबिल स्कोर एटसेट्रा एंड ऑल वो नेगेटिव होगा, फॉर्मल लैंडिंग कम मिलेगा, लो इन्वेस्टमेंट करेगा, लेस इनकम होगा, इंडेटेडनेस होगा। सुसाइड ट्रैप कैसा है? पहले ही प्राइस रियलाइजेशन नहीं है तो सुसाइड करेगा, बच गया तो डिमांड फॉर लोन वेवर करेगा, डिमांड फॉर लोन वेवर नहीं अगर होगा, इट विल वाइडनिंग ऑफ द फिस्कल डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट बढ़ेगा तो गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट कम करेगा, प्रोडक्टिव कैपेसिटी कम करेगा, लो इन्वेस्टमेंट, लो इनकम, मोर सुसाइड। सो समटाइम्स इट लीड्स टू इंडेटेडनेस ट्रैप, समटाइम्स इट लीड्स टू द सुसाइड ट्रैप। बस ये लास्ट डायग्राम है, इसको पढ़ लो। एक बच्चा ऑनलाइन वाला बोल रहा है वीपीएस क्यूईपी प्रोग्राम वायबल, प्रॉफिटेबल, एंड प्रॉफिटेबल नहीं है यार, तो फीस बढ़ा लेते हैं ऐसे ही। सही क्या कर रहे हो मीना? तो ईमेल आईडी समझ में नहीं आता, मीनाक्षी। एक ईयर लॉन्ग प्रोग्राम बना के 50,000 1 लाख रुपए फीस कर देते हैं। वैसे भी तो तुम लोग ये सामने ये मंदिर में जब प्रसाद चढ़ा के आते हो 1.5 लाख रुपए का, क्या कह रहा है पाजीराम में? हाँ हाँ, ये जो फाउंडेशन वाले होते हैं उससे कुछ सीखते थोड़ी, उससे थोड़ी सिलेक्शन होता है। सीरियसली बताओ यार, कि सब लगता है फाउंडेशन के कोर्स से सिलेक्शन हो सकता है? नहीं, वो मैं उस पर जा ही नहीं रहा हूं, वो तो फोमो है भाई। इन जनरल ओपिनियन, बिकॉज सम ऑफ यू मस्ट, हाउ मेनी ऑफ यू हैव टेकन फाउंडेशन की क्लासेस? 1 2 3 4 5 6 10 12 के आसपास में लगता है फाउंडेशन से एडमिशन हो सकता है, सिलेक्शन हो सकता है। वहां तो अपन ने स्पेंड कर दिए 1.5 लाख रुपीज, 2 लाख रुपीज, और उसके स्टे के अलग 3 लाख रुपीज। सो टोटल 5 लाख रुपीज यू हैव ऑलरेडी स्पेंड देयर। तुम्हें स्पेंड करने का गिल्ट है, और जिसने नहीं किया उसको स्पेंड नहीं करने का गिल्ट है कि काश फाउंडेशन कर लेते तो कंसेप्ट स्ट्रांग हो जाते। ऐसा होता है क्या? इनसे पूछो, तुम्हारे साथ बैठे हैं। ग्रीन ग्रास इज ग्रीनर ऑन द अदर साइड। एनीवेज, देखो फाउंडेशन सिलेक्शन तो नहीं करा सकता यार, बहुत मुश्किल है। व्हाट 80 तो नहीं, फाउंडेशन से 80 मार्क्स भी नहीं आते जीएस में। फाउंडेशन 50 लाख ही कराता है, एंड स्पेशली जो मैं नाम बता रहा हूं उन सब में तो
जब तक इंडिविजुअल बच्चे पे फोकस नहीं जाएगा कैसे आएगा यार, वो नहीं होगा। हो गया फिनिश? थैंक यू नहीं आया यार अभी तक। अरे स्लाइड बनाई है, तुम तो बोलते हो नहीं, इसलिए अपना खुद आत्मनिर्भर बनो। इसको और ड्रॉ करो यार, कल देखेंगे फिर। सी यू गाइस टुमारो एट, क्या कह रहा है, 5 AM PM? No, age is not just a number. I used to wake up now at 8 AM. चलो कल मिलते हैं 5 बजे यार, बाय।